तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप जो वीडियो को देखने वाले हो उस वीडियो को पूरा देखने के बाद अप्रॉक्स आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड के बारे में। और ये जो हमारी यूनिट सेकंड है इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे, यानी कि ये एक वीडियो शॉर्ट होगा, यानी कि एक वीडियो में इसके अंदर टोटल हमारे 3 चैप्टर आते हैं, तीनों ही आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। अब यहाँ बात करें हम इसके चैप्टर या सिलेबस के बारे में, तो पहला हमारा आता है एसिड बेसिस एंड बफर्स, दूसरा हमारा आता है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एंड तीसरा हमारा आता है डेंटल प्रोडक्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्रैश कोर्स, यानी कि यहाँ पे जो इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, तो जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको मिलने वाला है। अगर आपको डिटेल्स में सिलेबस वाइज यानी कि एक एक टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना होगा तो हमारा यूट्यूब पर ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलिए अब हम जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझते हैं कि भाई कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम यूनिट सेकंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो वो हमारा इसका जो थर्ड चैप्टर है डेंटल प्रोडक्ट वाला, उसके अंदर से आता है। उसका क्या है कि डिफाइन एंटी कैरीज प्रोडक्ट, जिसको हम डेंटिफ्राइसिस बोल देते हैं, या कई बार इनकी जगह डायरेक्टली आता है कि डिफाइन डेंटल प्रोडक्ट, यानी कि देखो डायरेक्ट आता है कि डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं उनके बारे में लिखती है। उसके बाद यहाँ है कि राइट अ रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज विद रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, टोनिसिटी क्या होती है, इनके मेजरमेंट क्या है, मेथड क्या है, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ERT आता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके बारे में बात करेंगे इस यूनिट में। और इसके अंदर दो देखो, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो भी सिलेबस में आपको ऐसे कंपाउंड दिखे जिसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ दिखेगा, ये मान लो कि वो आपका 90% एग्जाम में आ गया है, तो उसको आप मिस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पोटेशियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर स्टार लगा है तो उसके तो आने के चांस है ही है, ठीक है, तो वो तो आ ही सकता है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस लेना पड़ेगा। और बाद में यहाँ क्या आता है कि डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल एंड डिसीज कंडीशन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की वजह से हमारी बॉडी में क्या बीमारी आती है, क्या कमी आती है, बॉडी में क्या रोल है, ये सब बातें करेंगे। और फिर आता है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट। अब देखो ये जो नोट है ना, ये इतना भी छोटा नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है बफर इक्वेशन के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। फिर हमारा ORS और उसकी कंपोजिशन के ऊपर, ये 2 मार्क्स में भी आता है और 7 या 5 में भी आ जाता है। फिर हमारा आता है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, तो ये भी हमारा 5 या 7 मार्क्स में देखने को मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे रैंडम है, तो लेकिन हम क्या करेंगे कि आपको जो चैप्टर वाइज है ना उसके वाइज समझाएंगे, जिससे आपको सारा कनेक्ट करते हुए चलो। तो पहला हमारा है एसिड बेस एंड बफर, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमारा यहाँ पे ये वाला है, टोनिसिटी वाला है, और देन यहाँ पे हमारा बफर इक्वेशन वाला है, तो ये 2 मेन क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, उनके बारे में यहाँ हम क्वेश्चन वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड बफर्स, तो ये होते क्या है ना, इनके बारे में बात करते हैं। अब मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ना, ये हमारा एसिड है, बेस है या बफर है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि भाई अगर हमको कोई दवाई बनानी है, कोई मेडिसिन बनानी है या किसी का यूज करना है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई ये सब्सटेंस हमारा एसिड है, बेस है या फिर बफर्स है। देखो मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे जो भी हमारा कंपाउंड होता है सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और हम उनका इस्तेमाल उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे करते हैं। अब जैसे मान लो आप लोग को खाने में थोड़ा चटपटा वैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, नींबू का, आप लेमन का इस्तेमाल करोगे, सिट्रिक एसिड, तो वो एक एसिड होता है। अब उसकी जगह आप यहाँ पे नमक नहीं डालोगे, आपको लगा कि थोड़ा चटपटा वैसा चाहिए, चटकारा, जो नींबू डाल के आता है ना, अब वहाँ पे नमक डाल लोगे तो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे जब आप अचार वगैरह बनाते हो तो आपको एक एसिडिक रिक्वायरमेंट, यानी कि विनेगर, सिरका आप वहाँ डालते हो, आप उसकी जगह बेकिंग सोडा नहीं डाल दोगे, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है और हमको यहाँ पे एसिडिक नेचर चाहिए अचार को वैसा बनाने के लिए, तो हमको विनेगर की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो सिरका होता है ना उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की वो एक्चुअल में है क्या, वो पहचानना हमारे लिए जरूरी है। उसी के बेस पर हम उससे फर्दर जो भी हमको काम कराने वो हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे आता है कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है और बफर्स हमारे क्या होते हैं, और जो मोस्टली क्वेश्चन है वो हमारे बफर्स के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो अगर सिंपली हम एसिड के बारे में बात करें, तो मान लो कि इसके अंदर अगर कोई एसिड होगा तो एक तो उसका सोर टेस्ट होगा। अब सोर टेस्ट कैसा है एक तरह से, अब इसको डिफाइन कैसे करें, आप लोगों ने नींबू कभी चाटा होगा तो एकदम बड़ी अजीब सा मुंह बन जाता है, उसको डालोगे तो एकदम अजीब सा, मतलब अच्छा वाला टेस्ट हो जाता है, डाल लो थोड़ा वैसा करके, तो उसी को हम सोर टेस्ट बोलते हैं। नहीं समझ आए, आप लोग नींबू लो और नींबू को चाट के देखो, आपको ये सोर टेस्ट कैसा होता है आपको पता चल जाएगा। तो ये तो एक इसकी मतलब प्रॉपर्टीज होगी कि भाई एसिड हमारे होते हैं वो सोर टेस्ट होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप HCl को भी चाटना शुरू कर दो, भाई जल जाएगी जीभ। तो जो एसिड हमारे खाने लायक होते हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करें तो एसिड और हमारे क्या होते हैं, तो एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो जब डिसोसिएट किए जाते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी हमारी जो पहचान है ना मेन एसिड की, वो हमारी H पॉजिटिव आयन से होती है। ये H पॉजिटिव आयन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये मेन होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे मान लो ये सब्सटेंस है, अब क्या करूँ मैं इस सब्सटेंस को उठाऊँ और मैंने यहाँ पे मान लो कि एक मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। अब अगर ये सब्सटेंस मैं इस पानी में डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये सब्सटेंस क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब डिसोसिएट क्या होता है, तो जैसे मान लो ये मेरा पानी है H2O है, अब ये क्या है एक एसोसिएट बेस में, यानी कि पानी है जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा तोड़ के देखें तो हमारा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। यही मैं बात करूँ अगर HCl की, तो HCl हमारा पूरा एसिड है, लेकिन जब ये डिसोसिएट होगा यानी कि पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे या कुछ और करेंगे तो ये हमारा H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो ये क्या है कि ये इसकी एसोसिएट फॉर्म है, यानी कि मतलब अनआयोनाइज फॉर्म है, ये अनआयोनाइज है जिसमें हमारी आयंस में नहीं टूटा है, और ये हमारी आयोनाइज फॉर्म होती है, यहाँ पे H पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया, तो ये आयोनाइज फॉर्म है या फिर डिसोसिएट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में डालेंगे और वो टूटने के बाद अगर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है तो वो हमारा एसिड कहलाता है, और अगर इसका अपोजिट कर दें, अगर वो पानी में गिरने के बाद OH आयन को रिलीज करता है तो वो हमारा बेस कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने HCl को चेक किया, तो HCl को जब हमने पानी में डाला तो वो HCl क्या है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है, एसिड कहलाता है। तो कोई भी एसिड हमारा वो सब्सटेंस है जिसका शॉर्ट टेस्ट होता है, और एसिड दीज आर दो सब्सटेंस विच डोनेट या फिर विच डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन व्हेन इट मतलब हाइड्रोलाइसिस विद वाटर, यानी कि पानी के साथ जैसे ही वो टूटेगा या कोई भी रिएक्शन करेगा, डिसोसिएट होने पे वो H पॉजिटिव आयन दे देगा, तो वो हमारा एसिड होता है। इसके अलावा एक तरीका और होता है, अब जैसे मान लो ये सब्सटेंस है, अब मैं क्या करूँ, हमारे लिटमस पेपर आते हैं, अब हमारे ब्लू कलर के आते हैं, रेड कलर के आते हैं, तो मैंने मान लो ब्लू कलर का एक लिटमस पेपर इसमें रख दिया, तो अगर वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर बिल्कुल सेम रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर मेरा ब्लू से कन्वर्ट होकर रेड हो जाता है ना, तो मैं बोलूंगा कि ये जो हमारा सब्सटेंस था जिसने इस लिटमस पेपर को ब्लू से रेड बनाया, ये हमारा क्या था, एसिड था। यानी कि एसिडिक जो नेचर के सब्सटेंस होते हैं वो हमारे लिटमस पेपर को ब्लू से रेड बना देते हैं। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब एग्जांपल हमारे HCl हो गए, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, विटामिन C भी थोड़ा आता था एसिडिक में, सिट्रिक एसिड हो गया, तो ये सब हमारे एसिड कहलाते हैं। अब बेस क्या है, तो भाई जस्ट इसका उल्टा आता है, इनका होता है सोर टेस्ट और इनका होता है हमारा बिटर, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। अब नमक को नॉर्मल डालोगे तो ठीक है, लेकिन अगर नमक को आप ऐसे नॉर्मल खा लो, डायरेक्ट जी पे रखोगे, कड़वा कड़वा इतना ज़्यादा लगेगा ना भाई, मन करेगा क्या ही खा लिया, तो वो होता है बिटर टेस्ट होता है। अब बिटर टेस्ट किसी को जानना हो भाई, नमक उठाओ थोड़ा चाटो, आपको पता चल जाएगा कि बिटर टेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो बेस क्या करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम पानी में इस सब्सटेंस को मान लो थोड़ा पानी में डालते हैं और वो भी टूटेगा, डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट होने पे अगर वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है या डोनेट कर रहा है तो वो हमारा बेस होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एसिड हमारा करेगा H पॉजिटिव आयन को और बेस करता है OH नेगेटिव आयन को। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे NaOH है, तो NaOH को जब हम इसमें डालेंगे तो वो टूट के Na प्लस और OH नेगेटिव में टूट जाता है, तो हमारा क्या है, बेस होता है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जैसे NaOH हो गया हमारा, बेकिंग सोडा हो गया हमारा, सोप हो गया हमारा, अमोनिया हो गया हमारा, तो ये हमारे क्या होते हैं, थोड़े मतलब वो होते हैं बेस नेचर के होते हैं, ठीक है। बाकी जो NaCl होता है, जो मैं नमक आपको बोल रहा था, वो एक्चुअल में हमारा साल्ट होता है, उसको यहाँ पे हम पूरा बेस नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कड़वा टेस्ट जैसे हम बोलते हैं ना, ज़्यादा खा लो, तो उस टेस्ट को डिफाइन करने के लिए मैं आपको यहाँ बेस बोल रहा था। लेकिन जैसे बेकिंग सोडा, या कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम नहाने जाते हैं तो नहाते टाइम साबुन हमारे मुंह में कभी कभी चला जाता है, तो साबुन मुंह में जाती है ना, एकदम भयंकर वाला कड़वा लगा, एकदम पलटियां सी आने लगती हैं, फीलिंग कर रहे होगे तो वही आपको पलटी याद आएंगी। तो ये हमारा क्या है, ये होता है हमारा बेस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जब हम पानी हमारा जो है उसको जब हम तोड़ रहे हैं तो H पॉजिटिव भी टूट रहा है और OH नेगेटिव भी टूट रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जो पानी है ना ही वो हमारा पूरी तरह से एसिडिक है, ना ही वो हमारा बेस होता है। जो हमारा वाटर होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। देखो एसिड भी बोल सकते हैं और बेस भी बोल सकते हैं, इसीलिए ये हमारा न्यूट्रल में आ जाता है, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। तो ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। बाकी एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे हमारा ये एसिड है और ये हमारा बेस है, तो जब भी एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं ना, तो एसिड बेस हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। यानी कि सिंपल अगर मैं आपको रिएक्शन बताऊं, तो अगर कहीं पर क्या हो रहा है कि मान लो ये एसिड है और इस एसिड की रिएक्शन अगर हम किसी बेस के साथ करा देते हैं तो हमारा तैयार हो जाता है साल्ट। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो जैसे हमने यहाँ पे HCl लिया, मान लो HCl हमारा एसिड हो गया और बेस हमने ले लो NaOH ले लिया।
अब देखो क्या मिलके बनेगा, आपको पता है कि ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और ये हमारा डिनोट होता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब क्या होगा, हमेशा की तरह यहाँ पे क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव है ये हमारा इसके साथ OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब इसकी रिएक्शन आप कंप्लीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा और इधर हमारा पानी अलग बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, NaCl बन गया, जो हमारा क्या होता है, नमक होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। यानी कि एक्चुअल में ये हमारा साल्ट होता है, क्षारीय नेचर का होता है, जिनका कोई ज़्यादा वैसा टेस्ट वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि एसिड और बेस दोनों मिला के क्या है, यहाँ पे साल्ट फॉर्म कर देते हैं। तो कभी भी आपको ये प्रॉपर्टीज कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर साल्ट बनाना है तो एसिड बेस को मिला दो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एसिड हो गया, बेस हो गया। अब हमारी बारी आती है बफर्स के बारे में कि बफर एक्चुअल में क्या होते हैं। तो इसके बारे में चलो थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम डिटरमाइन या मीजर कैसे कर सकते हैं और इसकी जो टोनिसिटी है उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। अब भाई इनके लिए आपको पहले क्या जानना होगा कि भाई हमारा बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और भाई टोनिसिटी क्या होती है। तो पहले इन सब बेसिक के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, बफर सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अब जैसे मान लो एक हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास सिरप है। अब ये सिरप ना एक तो एसिडिक नेचर की भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ बात की थी कि एसिड हमारा जो एस्पाइरिन का रिलीज करे और बेसिक भी। अब इनको समझने के लिए आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जैसे हमारे पास क्या होता है ना, जैसे मान लो हमारे पास एक पीएच लेवल होता है। तो जो पीएच लेवल है ना वो हमारा मीजर करने में हेल्प करता है कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखें 7 को, यहाँ रखें 0 और यहाँ रखें 14, तो ये हमारा मीजर हो जाता है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसका पीएच हमारा 7 से नीचे है और 0 से बीच में, यानी कि 7 से अगर नीचे है तो वो हमारा सब्सटेंस कहलाता है एसिड। यानी कि अगर उसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर ऐसे करके उसका 7 से 6.9 तक भी है तो वो सब्सटेंस हमारा एसिडिक कैटेगरी में आ जाता है। और अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका पीएच हमारा 7 से ऊपर है, यानी कि 7.1 से लेके हमारा जो 14 तक आता है, तो वो सारे सब्सटेंस हमारे बेसिक कहलाते हैं। ये हो गया। अब देखो एसिडिक के लिए क्या है कि देखो एसिडिक इस तरह जा रहा है, बेसिक इस तरह जा रहा है। तो जितना छोटा नंबर पीएच का, यानी कि जैसे मान लो 6 है तो वो हमारा एसिड है लेकिन वीक एसिड होगा। वही नंबर अगर हमारा ज़्यादा चल जाए, 1 पर पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया, तो वो हमारा एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि जितना कम पीएच का नंबर होगा उतना ज़्यादा हमारा एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग और वीक कहलाता है। यहाँ पे क्या है कि जितना ज़्यादा बड़ा, अब जैसे यहाँ पे 8 है तो ये हमारा वीक बेस कहलाएगा। लेकिन जैसे ही नंबर बढ़ता जाएगा, मान लो यहाँ पे 13 है किसी का अगर यहाँ पे पीएच नंबर, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हो कि जितना कम पीएच हमारा होगा वो उतना एसिडिक होगा, जितना ऊपर की तरफ जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा। अब बफर के बारे में जब हम बात करें तो हमने क्या देखा कि जैसे हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा, यानी कि उसका पीएच सेट किया जाता है, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। 3 तो नहीं करते किसी का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे 5, 6, 6.5 ऐसे बनाते हैं। या कोई बेसिक होगा 8, 9 ऐसे बनाएंगे। तो वो हमारा सॉल्यूशन इस तरह बनाया जाता है कि हमारी बॉडी में क्या काम है, उसका क्या कंडीशन है, किसको ठीक करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो हमारा सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्या होता है, जैसे आप कोई भी सिरप को ओपन करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार में ओपन किया और उसको खत्म कर दिया। आप उसको ओपन कर रहे हो, फिर बार में उसको क्लोज करे, ओपन करे हो, इस तरह वो रीयूज आप करते रहते हो, बार बार कैप उतारते हो। तो आपको पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें भाई ढेर सारे केमिकल, ढेर सारे हमारे आयन सब्सटेंस भरे पड़े हैं। तो इनमें से कुछ कुछ आयन यहाँ पे घुसता रहता है और अगर वो घुस गया तो हो सकता है कि वो इस सब्सटेंस के पीएच को बढ़ा दे या घटा दे। अब जैसे मान लो इसका 5 है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस हमारा घुस गया और उसने क्या किया, इसके पीएच को 5 से 4 या 3 ले गया। तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये सॉल्यूशन एक तो हमारा खराब हो सकता है, दूसरा क्या है कि अब अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है ये हमारी बॉडी में जाके कोई नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि हमको पीएच कितना चाहिए था, 5 या 6 चाहिए था, हमारा पीएच हो गया 3 या 2 हो गया। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया और स्ट्रॉन्ग एसिडिक अगर आप पियोगे तो आपकी बॉडी में ये नुकसान कर जाएगा। सेम है कि जैसे मान लो बेस है, अगर इसका मान लो 8 या 8.5 तक था और हमने ध्यान नहीं दिया और कोई इसमें बाइकार्बोनेट कुछ भी मिलके इसका पीएच हमारा बढ़ता चला गया और ये 13-14 पे पहुंच गया, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा कि अगर आप इसको पियोगे तो आप गलने लग जाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो हमारे लिए जरूरी है कि जिस पीएच पर वो सब्सटेंस हमारा बनाया गया है वो उसका ऑप्टिमम पीएच होता है, तो उसका पीएच सेम रहे, वो पीएच बदले ना, और हम उस वाली दवाई को या उस सॉल्यूशन को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सके। तो ऐसा बनाने के लिए हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं बफर्स। तो बफर्स एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लो ये सॉल्यूशन है और मैंने इसमें बफर डाल दिया, तो अब क्या होगा कि चाहे इसका कितनी बार भी ढक्कन खुल जाए, ये हमारा जो सॉल्यूशन था वो इसका जो पीएच होगा वो बदलेगा नहीं। जैसे मान लो इसका पीएच अगर हमारा 5.5 था, तो अब इसको मैं 1000 बार ढक्कन ओपन बंद करूंगा तब भी जाके क्या होगा कि मेरा जो इसका पीएच
है वो 5.5 ही रहेगा, ना वो इससे बढ़ेगा और ना वो इससे कम होगा। और इस वजह से जो मेरा सॉल्यूशन है वो एकदम फिट एंड फाइन रहेगा कि मैं लॉन्ग टर्म भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बफर्स अगर देखा जाए एक्चुअल में, तो बफर्स हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। यानी कि वही मैंने बोला कि इसका जो पीएच है वो चेंज ना हो, तो उसके पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। और कब रोकते हैं, जैसे हम इसको ओपन कर रहे हैं तो अगर इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड हो जाए तब भी। अब जैसे देखो ये हमारा सॉल्यूशन था, अब इसका मैंने कैप ओपन किया और एनवायरनमेंट से कोई एसिडिक सब्सटेंस में घुस गया, तो अगर एसिडिक घुसेगा तो वो इसके पीएच को डाउन करेगा। लेकिन हमने बफर डाल रखा है, तो बफर क्या करेगा एक्चुअल में कि ये बफर जो बाहर से एसिड आएगा ना उसके साथ खुद रिएक्ट कर लेगा, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसको सेफ रखता है। और सॉल्यूशन सेफ रहेगा, सॉल्यूशन का पीएच हमारा ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो वो हमारा लंबे टाइम तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो बफर हमारे लिए एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है जो बेसिकली हमारे जितने भी सॉल्यूशन है उनमें एज अ प्रिजर्वेटिव वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एज अ पीएच को रोकने का काम कर रहा है, यानी कि ड्राई सा चेंज ऑफ पीएच, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन हमारा सेफ रहेगा और लंबे टाइम तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई बफर्स के बारे में सारी कहानी। अब बफर बेसिकली एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो लिख देना, अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये दो तरीके के होते हैं, एक एसिडिक बफर एक बेसिक बफर। तो बहुत सिंपल फंडा है, जो बफर हमारा एसिडिक वाले सब्सटेंस जो होंगे जिनका पीएच 5-6 के करीब है उनमें डाला जाता है वो हमारा एसिडिक बफर हो गया। जो सब्सटेंस हमारा बेसिक वाले में डाला जाता है, जैसे मान लो किसी के पीएच 8-8.5 है, तो उनमें जो सब्सटेंस डाला जाता है वो हमारा बेसिक बफर हो गया। तो एसिडिक बफर बेसिक बफर दो तरीके के हमारे बफर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और आता है हमारा, वो होता है बफर कैपेसिटी। तो इसको भी अभी समझ लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ क्या देख रहे थे, जैसे सॉल्यूशन है तो इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में एसिड वगैरह मिलता रहता है आके एनवायरनमेंट से, और उसके बाद भी हमारा इसका पीएच चेंज नहीं होता। लेकिन भाई कब तक, ये भी तो क्वेश्चन की बात है ना। इसका मान लो 5.5 था, अब इसमें थोड़ा बहुत एसिडिक सब्सटेंस मिलता जा रहा है, तो बफर उसको कंट्रोल करता जा रहा है। लेकिन भाई एक लिमिट ऐसी आएगी कि बफर भी अपना काम करना बंद कर देगा, और उसके बाद क्या होगा कि इसका पीएच हमारा डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मान लो 5.5 था, इसमें एसिडिक मिलता रहा और ये अपने आप को कंट्रोल करता रहा, कट रहा, और एक टाइम आएगा ये मान लो 5.5 से 5 हो गया। ऐसे करते करते जब इसका 4.5 पहुंच जाएगा ना, तब तक मान लो, क्योंकि एक पीएच जब कम होती है ना तब तक हमारा बफर काम करता है। तो ये इसकी कैपेसिटी होती है। यानी कि सिंपली मान लो कि इस बफर कैपेसिटी क्या है कि ये अमाउंट है हमारा एसिड और बेस का। यानी कि जो मैं इसमें बोला कि एनवायरनमेंट से कोई एसिड मिलता जा रहा है या बेसिक वाले बफर में बेस मिलता जा रहा है, तो एक्चुअल में अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जिसको ये कंट्रोल कर पा रहा है। यानी कि सिंपल क्या है कि बफर कैपेसिटी मतलब क्या है कि बफर की ताकत कितनी है, बफर कितनी मात्रा में एसिड या बेस को संभाल पा रहा है कि वो इस बफर के जो हमारा सॉल्यूशन है उसके पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो इसका 5.5 था, तो इसमें हमारा एसिड गया और एसिड हमारा मान लो 1 ml 2 ml आ गया, और एक टर्म आया कि जैसे ही ml मेरा इसमें 0.5 ml आया, मेरा जो बफर था वो इसकी पीएच हमारी 4.5 हो गई। तो यहाँ पे एसिड क्या है कि 5 ml और एसिड मिलने पे इसने इस वाले पीएच की वैल्यू को कम कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसकी बफर कैपेसिटी हो जाएगी कि ये जो हमारा बफर है वो 5 ml तक एसिड को झेल सकता है, यानी कि कंट्रोल कर सकता है और रोक सकता है। तो ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बात है कि इट अमाउंट ऑफ एसिड दैट मस्ट बी एडेड टू द बफर टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज ऑफ पीएच, यानी कि एक यूनिट में पीएच में चेंज हो जाएगा। और ये उसकी इफेक्टिवनेस को बताता है कि कितना ज़्यादा ये उसको कंट्रोल कर सकता है। इसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा बी है, बी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पीएच। तो बी हमारा वही हो गया कि बफर कैपेसिटी कितनी है, कितनी अमाउंट हमने निकाली, और ये डेल्टा बी हो गया अमाउंट ऑफ बेस और एसिड, यानी कि हमने एसिड और बेस कितना मात्रा में ऐड हो गया, तब हमारा जाके नीचे पीछे पीएच चेंज हुआ। तो जैसे मैंने यहाँ बोला कि 5 ml मेरा एक इस पे चेंज हुआ, तो इसकी बफर कैपेसिटी 5 ml हमारी आ जाएगी। वही मैंने 10 ml ऐसे डाला, तब मेरी 2 पीएच चेंज हो गई, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5 ml फिर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये चलता रहता है। बाकी अब हम बात करते हैं अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसके आगे का टर्म, वो है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक है और इस पूरे टर्म को हम आइसोटोनिसिटी बोल देते हैं। तो आइसोटोनिक क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो ये बात तो आपको पता चल गई कि जैसे हम जो भी कुछ बनाते हैं, यानी कि कोई दवाई बन रही है, कोई सॉल्यूशन बना है, जैसे ये बनाता, वो हम अपनी बॉडी में इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। तो अगर हम उस सॉल्यूशन को जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो मैंने सिरप बनाया, या मान लो मैंने कोई पेरेंटल कोई इंजेक्शन मेरा तैयार हो गया, कोई पेरेंटल बन गया, तो ये जो भी कुछ बन रहा है इनका ओवरऑल काम क्या होगा, ये मेरी बॉडी में जाएंगे और बॉडी में जाने के बाद मेरे ब्लड के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ब्लड के अंदर जब जाते हैं ना, तो ब्लड की एक टोनिसिटी होती है। अब टोनिसिटी क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, बस इतना समझो कि ब्लड के अंदर अगर इस सॉल्यूशन को, मान लो ये सॉल्यूशन बनाया, अगर इस सॉल्यूशन को ब्लड के अंदर जाना है तो इसको इस सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मतलब एक तरह से मान लो कि इनकी और इनकी टोनिसिटी मैच करनी चाहिए। अब टोनिसिटी वर्ड हमारा किससे आया है, टोन से आया है। और आप लोगों ने
सुनी होगी कि जैसे टोन, कि भाई किस टोन में बात कर रहा है। मैं अभी यहाँ पे चिल्ला के बोले लगूँ, समझ नहीं आता आपको, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा आपको, ना वीडियो लाइक करे ना शेयर सब्सक्राइब, कुछ नहीं कर रहे हो, ये नहीं करे वो नहीं करे, मैं आपको चिल्ला के बोला ये मेरी टोन है, वही मैं प्यार से बोलूँ और बच्चे लोग कैसे हो आप, बढ़िया हो, सारा कुछ अच्छा चल रहा है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मेरी प्यारी टोन है। तो वही मान लो कि मैं किसी से अगर बात कर रहा हूँ इस प्यार भरी टोन में, तो अगर सामने वाला भी मुझसे उस प्यार भरी टोन में बात करे ना, तो हमारी वाइब मैच होगी। अगर मान लो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, वो बंदा चिल्लाने लग जाए ना, तो वहाँ पे हमारी बात खराब हो जाएगी। सेम यहाँ पे होता है कि जैसे जो सॉल्यूशन हमने अपनी बॉडी के लिए बनाया है, उस सॉल्यूशन की जो टोन होगी वो हमारा जो ब्लड होता है उसकी टोन के साथ मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों टोन मैच करेंगी तब तो ये सॉल्यूशन आराम से मेरे ब्लड में आ जाएगा, और अगर ये सॉल्यूशन मैच टोन मतलब मैच नहीं करेगी तो सॉल्यूशन ब्लड में तो आ गया, क्योंकि भाई हम तो हम दे रहे हैं, एक्सटर्नली दे रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन ब्लड में आने के बाद बहुत जोर से जलन करेगा, इरिटेशन करेगा, चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर सीवर हो जाए तो भाई मर भी सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये धर्म कर्म बनता है कि जब हम सॉल्यूशन को बनाएं तो उसकी जो टोन है वो हम अपने ब्लड की टोनिसिटी से मैच करें, और अगर ये दोनों की मैच जब मैच हो जाती है तो इसी सॉल्यूशन को अगर ये इस ब्लड के टोन से मैच कर गया तो उसको हम बोलते हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या, देखो टॉनिक हमारी टोन हो गई, और आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि यहाँ पे हमारे ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी जो टोन है वो हमारे ब्लड की टोन से मैच करती है। अब इतना आप समझ गए। अब क्वेश्चन आता है सर टोन है क्या एक्चुअल में, क्यों तब से टोन टोन खाए जा रहे हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास ये पानी है, और पानी मेरे पास 1000 ml होता है, ठीक है, मान लो 1000 ml मैंने पानी लिया। अब क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इसमें 9 ग्राम मैं इसमें NaCl मिला देता हूँ, और अगर मैं इसको अब परसेंटेज में कैलकुलेट करूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, इसको करूंगा 0.9 वेट। देखो NaCl मैंने वजन में लिया, ग्राम में लिया, तो मेरा वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि जो मैंने पानी लिया वो मैंने 1000 लिया, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया NaCl। यानी कि ये जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.9 वेट बाई वॉल्यूम NaCl बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है इसकी जो टोन है, टोन मतलब क्या है कि इसमें कितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 9 ग्राम NaCl 1000 ml पानी में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको 0.9 वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम NaCl बोल देते हैं। तो इसी तरह आपको पता होगा कि जैसे जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हमारे दो मेन मतलब देख रहे हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट में हमारे जैसे RBC आ गए, ये हमारे सेल्स होते हैं, WBC आ गए, हमारे सेल्स होते हैं, प्लेटलेट आ गए, हमारे को सेल्स होते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये फॉर्म एलिमेंट है, एक तरह से सॉलिड पार्ट है। और ब्लड के अंदर जो बाकी का हमारा लिक्विड वाला पार्ट है वो हमारा होता है प्लाज्मा होता है। तो एक तरह से प्लाज्मा हमारा वाटर की तरह काम करेगा, और जो ये फॉर्म एलिमेंट है ये हमारे काम करते हैं सॉलिड की तरह। तो जब इनका पूरा कंसंट्रेशन मिला के देखा गया तो इनकी जो टोनिसिटी है वो लगभग हमारी 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होती है। यानी कि जो सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया, इस सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट मानी जाती है मेरी जो ब्लड है उसकी टोनिसिटी। तो जब भी हमको कोई भी सॉल्यूशन बनाना है जो हम अपने ब्लड के अंदर इंसर्ट, ब्लड में एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं, तो वो सॉल्यूशन की जो टोनिसिटी है वो हमको 0.9% वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर रखनी पड़ेगी। तब क्योंकि भाई हम हर बार ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम ब्लड को निकाल के ला रहे हैं और ब्लड की टोनिसिटी से मैच कर रहे हैं, भाई ये तो इलीगल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं वो सब करके, लेकिन आप हर बार ऐसे उसके लिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि जो हमारा 0.9% NaCl की जो मतलब टोनिसिटी होगी, इसके बराबर हमारी सॉल्यूशन की अगर आप रखोगे तो वो हमारा ब्लड में सूट करने के लिए मतलब एकदम परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे वही है कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी जो टोनिसिटी है वो लगभग 0.9% NaCl के बराबर होती है, और वो हमारी बॉडी के लिए बनाए जाते हैं और बॉडी में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इस वाली टोनिसिटी से कम या ज़्यादा होंगे तो हमारी बॉडी में वो नुकसान करेंगे और हमें मतलब अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये क्या नुकसान करेंगे ये भी आपको आगे समझ आएगा। तो इसके बारे में यही है कि ये हमारे वो सॉल्यूशन है जो जिनका ऑस्मेटिक प्रेशर हमारी बॉडी फ्लूइड के बराबर होता है, या जिनकी जो टोनिसिटी है वो हमारी बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है। अब ये हमारी बॉडी की में एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं, मीन फॉर बॉडी एप्लीकेशन ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल जैसे हमारा ब्लड है उसका 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के बराबर होती है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब टोनिसिटी क्या होती है मैंने बता दिया कि इसमें डिफाइन करते हैं कि जो हमारा कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो कितने कंसंट्रेशन या अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जैसे ये पानी 1000 ml है, इसमें मैंने 9 ग्राम मतलब वो अगर यहाँ NaCl ऐड करूंगा 0.9% वेट बाई वॉल्यूम का NaCl का सॉल्यूशन बनेगा, और इसी को हम अपने इक्विवेलेंट मानते हैं, ब्लड के इक्विवेलेंट मानते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं ये हमारे इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर ये इसके बराबर नहीं होता तब क्या होगा, तो हमारा ये सॉल्यूशन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इट इज़ अ 3 टाइप, ये हमारा 3 टाइप का होता है। एक हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे बफर सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमारे जो
बॉडी फ्लूइड होगा उसके 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर होगा, तो वो हमारा हो जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। अगर मान लो मैंने यहाँ सॉल्यूशन बनाया और वो मेरा इस 0.9% वेट बाई वॉल्यूम से कम निकला, यानी कि कम निकल के आता अगर मेरा, तो ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम और टॉनिक का मतलब जो टॉनिसिटी है वो, तो ये मेरा 0.9% NaCl से कम है, तो ये हमारा हाइपोटोनिक है। यानी कि आप बफर सॉल्यूशन दैट हैव लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये आ रहा है देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। फिर हमारा आता है हाइपरटोनिक। क्या है, अब मान लो कि ये जो मेरा 0.9% है, अगर जो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ वो इससे ज़्यादा बना रहा हूँ, यानी कि मेरा जो है इससे ज़्यादा निकल के आता है, 0.9% ज़्यादा निकल के आता है, तो ये मेरी कंडीशन हाइपरटोनिक कहलाएगा। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टॉनिक मतलब टॉनिसिटी हो गई। तो जैसे 0.9% से हमारा ज़्यादा हो गया, तो वही है बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन जिसमें जो हाई सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से ज़्यादा। बाकी हम क्या करते हैं कि देखो आइसोटोनिक तो आइसोटोनिक हो गया, सेम हो गया, लेकिन जो हाइपोटोनिक है जो हाइपरटोनिक है, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे पैराटोनिक बोल देते हैं। तो ये पैराटोनिक भी आपको एक टर्म है, याद रखना। पैराटोनिक मतलब वो आइसोटोनिक नहीं है, या तो वो हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा, तो ये हो गया पैराटोनिक हो गया। अब ये जो कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया था अभी कि दवाई इसके लिए बनाई जाती है इरिटेट ना करे, यही सारा कंसेप्ट यहाँ के अंदर हमारा देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा बफर आइसोटोनिक, बॉडी में इस्तेमाल होता है। ये सब आप लिख के आना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हमारे यहाँ पे इसी के अंदर क्वेश्चन बनते हैं मेथड टू डिटरमाइन आइसोटोनिसिटी, यानी कि हम जो हमारी आइसोटोनिसिटी है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हमारे पास आता है क्रायोस्कोपिक मेथड और एक हमारे पास आता है हीमोलिटिक मेथड। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड है ना, इसको बेसिकली हम कॉलिगेटिव मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, उसका वेपर प्रेशर कितना, उसका टेम्परेचर कितना है, इन सबको हम यहाँ पे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं आप देख लो। बाकी ये जो PDF नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री वाले मिल जाएंगे। जो हमारा ऐप है केयरवेल फार्मा ऐप, उसके अंदर आपको ये पेज, यानी कि जो आपको क्रैश कोर्स है उसके अंदर ये वाली जो क्वेश्चन वाइज PDF है ये आपको यहाँ मिल जाएगी। अब इसको कैसे करते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड में, तो जैसे हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड, मान लो हमने एक टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया जिसका क्या है फॉर्म, ये 0.9% NaCl है, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका वेपर प्रेशर है, उसको इस टेस्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं। अब आपको बताया कि हम इस टेस्ट सॉल्यूशन को इसके जैसा बनाना चाह रहे हैं जिससे हमारे ब्लड में जा सके। तो अगर ये सॉल्यूशन इसके जैसा बन जाएगा तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी तो हमारी इसी के जैसी हो जाएंगी ना। तो जैसे अगर हमारा ये स्टैंडर्ड बन जाता है तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर सारा कुछ हमारा इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बराबर होगा अगर बन जाती है तो, और अगर नहीं बनती है तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो हमारा ये आइसो है, और अगर ऐसा होता है तो ये हमारा वो है जो पैराटोनिक था ना, यानी कि या तो हाइपो होगा या फिर हाइपर होगा। तो इस तरह हमारा ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे अगर सेम रहा तो आइसोटोनिक है, अगर ये 0.9 से ज़्यादा रहा, इनकी प्रॉपर्टीज से ज़्यादा रही तो हाइपरटोनिक है, और अगर इससे कम रही तो हाइपरटोनिक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है स्टैंडर्ड 0.9% NaCl का, वो होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस, माइनस का इतना होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है जमना, कि कितने पे वो चीज़ हमारी जम जाएगी। तो जब इसको आप माइनस पे लेके जाओगे तब जाके जमेगी, और -0.52 डिग्री लेके जाओगे तब ये जो हमारा NaCl का सॉल्यूशन है ये हमारा जम जाएगा, यानी कि बर्फ ऐसा आइस बन जाएगा। और अगर आपको इसको भी जमा के देखो, अगर ये भी करेक्ट हमारा इसी वाली फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि इतने ही टेम्परेचर पे जम गया, एग्जैक्ट इस पे जम गया, तो हमारा ये इसके बराबर यानी कि एकदम सही बना है। और अगर नहीं होता ऐसा तो ये हमारा पैराटोनिक है, यानी कि या तो हाइपर होगा या फिर हाइपो होगा। तो पहला मेथड हमारा यही है कि हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि भाई ये हमारा हाइपो है, हाइपर है या फिर आइसो है। सेकंड हमारा होता है हीमोलिटिक मेथड। अब हीमोलिटिक मेथड क्या होता है ना, वो आप यहाँ पे समझो अच्छे से। अब जैसे यहाँ पे मान लो देखो कुछ मैं रब बनाता हूँ, तो आप वीडियो भी देख सकते हो, बाकी इनको मैं अटैच कर ही दूंगा। तो जैसे मान लो देखो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है कि जैसे अगर हमारे यहाँ पे ये मान लो सॉल्यूट है और ये मेरा सॉल्वेंट है, जो ये पानी है ये मेरा सॉल्वेंट है, ये मेरा सॉल्यूट है। अब इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में कि जो हमारा ज़्यादा वाला सब्सटेंस होता है वो कम की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल है, ये मेरे इधर से इधर मूव करेंगे। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ये जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरी मूवमेंट होगी वो मेरी कम वाली जगह से ज़्यादा वाली जगह होगी। जैसे यहाँ पे मेरी लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मेरी हाई कंसंट्रेशन है, तो मेरी मूवमेंट होगी वो यहाँ से यहाँ पे होगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। बच्चे क्या समझते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या है, लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो क्या करते हैं इन वाले जो ये सॉल्यूट
सॉल्यूट है ना, इनको मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूट मूव नहीं करते हैं। जो हमारा ऑस्मोसिस है वहाँ पे लो से हाई की तरफ मूव करता है सॉल्वेंट। जो आपको ये सॉल्वेंट दिख रहा है ना, ये मेरा हाई से लो की तरफ मूव करेगा और इसी मूवमेंट को हम यहाँ पे ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये ऑस्मोसिस का सिद्धांत हमारा हीमोलाइटिक मेथड पे काम करता है। कैसे करके, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जैसे मेरी आरबीसी है, जो मेरा ब्लड होता है, तो ब्लड की हमने यहाँ पे 0.9% NaCl रखी है। तो अब मुझे चेक करना है कि जो मेरा ये सॉल्यूशन बना है वो आइसोटोनिक है या नहीं है। उसी को तो हम चेक कर रहे थे। क्रायोस्कोपिक में हमने दोनों की प्रॉपर्टी चेक कर ली, हमने मैच कर लिया, कंपेयर कर लिया। इसमें क्या करते हैं कि हम एक अपनी आरबीसी लेते हैं, रेड ब्लड सेल जो हमारी होती है, क्योंकि ये हमारा ब्लड का पार्ट है और ब्लड का जो आरबीसी है वो हमारे इसी 0.9% NaCl के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ब्लड में ये रहता है इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा। अब देखो जैसे ही मैं सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं, अगर मेरा जो सॉल्यूशन है वो और जो मेरा ये ब्लड है, इन दोनों की टोनिसिटी मैच करती है, यानी कि जो मेरा सॉल्यूशन था वो 0.9% NaCl के बराबर बना होगा, तो इस वाली आरबीसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एज इट इज रहेगी, जैसी है वैसी सेम रहेगी, और ऐसा ही हम चाहते थे। अब मान लो कि क्या हुआ कि जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था वो मेरा 0.9% से क्या है ज़्यादा बन गया, यानी कि हाई कंसंट्रेशन बन गया। तो उसमें क्या होगा कि जो मेरी आरबीसी है वो यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। अब ऐसा क्या होगा, तो इसके पीछे साइंस आती है इसकी। अब इसमें हमने क्या देखा कि जैसे ये हमारा लो कंसंट्रेशन है, ये मेरा हाई कंसंट्रेशन है। तो लो हमारा क्या है कि मैंने क्या बोला, जो हमारी आरबीसी है वो 0.9 है, तो ये जो सॉल्यूशन बना वो मेरा इससे ज़्यादा बन गया। तो ज़्यादा का मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा है ये मेरी हो जाएगी लो कंसंट्रेशन, और ये मेरा है ये क्या हो जाएगी, मेरी हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो अब लो से हाई की तरफ मेरी मूवमेंट हो जाती है, लेकिन मूवमेंट होती किसकी है, सॉल्वेंट की, यानी कि जो फ्लूइड होता है लिक्विड उसकी होती है। तो आरबीसी के अंदर जो भी मेरा फ्लूइड भरा होगा वो सारा का सारा मेरा क्या हो जाएगा, बाहर इधर मूव कर जाएगा। क्यों मूव कर जाएगा, क्योंकि मेरी लो से हाई की तरफ मूवमेंट होती है जब मेरा जो सॉल्वेंट है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया वो मैंने हाइपरटोनिक बना दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो है, तो ये मेरा 0.9% से हाई है, तो सारा सॉल्यूट मेरा निकल के सारा फ्लूइड मेरा निकल के सॉल्यूशन इधर चला जाएगा। और जब इसके अंदर का सारा निकल जाएगा तो ये पिचक ही तो जाएगा, और पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे श्रिंक होना बोल देते हैं। तो हाइपरटोनिक वाला हम कैसे पहचानेंगे कि अगर मेरी आरबीसी मैंने डाली, अगर सेम रही तो आइसोटोनिक, अगर वो पिचक गई तो मेरी यहाँ पे सिकुड़ गई तो वो मेरी हाइपरटोनिक कहलाती है। इस तरह हम यहाँ पता लगाते हैं। और थर्ड कंडीशन उल्टा है कि अगर मान लो मेरा क्या है कि ये मेरा 0.9% है, उससे कम बन जाता है, यानी कि हाइपोटोनिक बन जाता है, यानी कि कम बनता है, तब क्या होगा, तो अगर मान लो क्या है कि ये जो आरबीसी है इसमें अब मेरा हाई कंसंट्रेशन होगा, इसमें मेरा लो होगा, तो अब आपको पता है क्या होता है कि मूवमेंट मेरी हमेशा लो से हाई की तरफ होगी। तो अगर मेरी जो आरबीसी है वो ज़्यादा है और सॉल्यूशन मेरा कम बन गया, तो सारा का सारा फ्लूइड मेरा इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और जब इसके अंदर आएगा तो आरबीसी के अंदर जब फ्लूइड आएगा तो आरबीसी फूलना शुरू कर देगी, और फूल के गुब्बारा बन जाएगी। और अगर ज़्यादा फूल जाती है तो ये मेरी फट भी सकती है, डैमेज भी हो सकती है। यानी कि आप समझ रहे हो कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन अपनी बॉडी में इस्तेमाल करता हूं, अगर वो मैं नॉर्मल इस्तेमाल करवा सकता हूं तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने वो सॉल्यूशन यहाँ पे हाइपरटोनिक इस्तेमाल किया तो मेरे जो आरबीसी हैं, बॉडी के अंदर की रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्लड है, वो पूरा सिकुड़ना शुरू कर देगा, और ये आरबीसी किसी काम की नहीं रहेगी, हमें कोई एनीमिया हो सकता है, डैमेज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे हाइपरटोनिक शुरू करता हूँ तो मेरी आरबीसी यहाँ फूलना शुरू कर देंगी, और फूल के वो यहाँ पे फटना, वर्स्ट भी हो सकती है, यानी कि डैमेज हो सकती है, फट सकती है, तो मेरे लिए और नुकसानदायक है। तो हम कोई भी सॉल्यूशन ले ले, अगर वो हमारा हाइपो या हाइपर है तो हमारे लिए नुकसानदायक है, आइसो होगा तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि हम पहचानेंगे कैसे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इनको हम एडजस्ट कैसे करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें हमने क्या किया, हमने NaCl नमक ही तो डाला भाई, और तो कुछ नहीं कर रहे। अब जैसे मान लो आप लोग सब्जी बनाते हो, और सब्जी बनाते टाइम क्या हो गया, आपको सब्जी में नमक आपने डाला। अब मान लो कि नमक आपकी सब्जी में कम पड़ गया, यानी कि आपका जो नमक मान लो कम पड़ गया, तो आप क्या करोगे भाई, ऊपर से नमक ही तो मिला दोगे। तो वही है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर सब्जी में नमक कम है तो आप ऊपर से नमक मिला दोगे। अब मान लो कि आपकी क्या है, सब्जी में नमक तो ज़्यादा पड़ गया, अब ज़्यादा नमक पड़ गया तब क्या करोगे। तो जैसे मान लो ये 9 ग्राम NaCl था और मेरा पानी इतना था। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं 10 ग्राम या 11 ग्राम NaCl डाल देता हूँ, नमक ज़्यादा पड़ गया, तो मैं क्या करूँगा, इस पानी की क्वांटिटी को भी यहाँ 1100 या 1200 ml कर दूंगा। सिंपल सा फंडा है ना भाई, हमें इतनी टेंशन क्यों लेनी है। अगर नमक ज़्यादा हो जाए किसी कंडीशन में तो हम पानी ज़्यादा कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ ठीक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के मेथड आते हैं। एक हमारा कहलाता है क्लास 1 का मेथड, एक कहलाता है क्लास 2 का मेथड। क्लास 1 में हमारा आता है क्रायोस्कोपिक एंड सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ये हमारा मोस्टली हाइपोटोनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब मैंने जो मतलब सॉल्यूशन बनाया, ये वाला सॉल्यूशन बनाया, इसमें जो मेरा NaCl था 0.9% था, वो उससे कम हो गया। और कम होने का मतलब क्या है कि इसमें मैं एडिशन करने वाला हूँ। तो अगर मैं क्लास 1 के मेथड बात करूँ तो क्रायोस्कोपिक मेथड, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड भी बोलते हैं, और ये हम बेसिकली हाइपोटोनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारी लेस हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके हम सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बना सकते हैं।
तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि भाई कितना मिलाऊं, ये भी तो आपने ज़्यादा डाल दिया तो पता चला हाइपो से सीधा हाइपर चला गया। तो कितना मिलाना है उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, वेट परसेंटेज इक्वल टू 0.52 माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो हमारा है अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस आप एनएसीएल को मिलाओगे तो कितना मिलाओगे, ये हो गया हमारा, ये निकल के आएगा। ए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है 1% सॉल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन अभी है जो गड़बड़ बन गया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 1%, उसके 1% सॉल्यूशन का। और जो बी है यानी कि जिस सॉल्यूशन से आप एडजस्ट करने वाले हो, जैसे नमक वाले जिससे मिलाने वाले हो, उसका 1% का फ्रीजिंग पॉइंट का कितना सॉल्यूशन है उसको। तो इन सारे प्रॉपर्टी को जब आप रखोगे तो आपको जहाँ अमाउंट मिल जाएगा उस अमाउंट को आप मिला के आप यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को दोबारा से आइसोटोनिक बना सकते हो। इसी में सेकंड आता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। तो ये कांस्टेंट मेथड है, इसमें क्या है कि ई को हम निकालते हैं, अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, कितना हमको NaCl मिलाना है, 17 एक कांस्टेंट है, लीजो एक कांस्टेंट होता है हमारा जिसमें हमें वैल्यू मिल जाएगी, और एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसमें उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो आप यहाँ डालोगे, आप यहाँ पे अमाउंट को निकाल सकते हो और उस अमाउंट का इस्तेमाल करके आप इसको आइसोटोनिक बना सकते हो। बाकी क्लास सेकंड में बात करें तो ये हमारा बेसिकली हाइपरटोनिक के लिए होता है, यानी कि जब हमारा जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा 0.9 से, और उस टाइम भाई ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पे वाटर को ऐड कर देंगे जिससे हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे वाइट विंसेंट मेथड आता है, एक स्प्रॉल मेथड आता है। अब देखो उधर डब्ल्यू था क्योंकि हमको वेट डालना है कि नमक कितना डालना है, यहाँ वी है यानी कि हमको वॉल्यूम पता लगाना है कि हम पानी कितना मात्रा में ऐड करेंगे। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ई इंटू 100, तो वी हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना करना होगा, और इसके बाद डब्ल्यू हमारा जो ड्रग है जो कितना है उसका ग्राम में कितना वेट है, और ई हमारा इक्विवेलेंट वेट उस ड्रग का वो यहाँ लिखना होता है। स्प्रॉल मेथड में वॉल्यूम इज इक्वल टू 33.3 इंटू ई, यहाँ सिर्फ आपको ई की वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंट वेट लिखना है, बाकी सब हमारे ये कांस्टेंट निकाल के लिख दिया है। तो इन मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो जो हमारे बफर्स होते हैं वो हमारी सॉलिबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे कलर को बढ़ाते हैं, हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, पेशेंट कंफर्टनेस, क्योंकि पता है यहाँ पे अगर हम बफर सेम रखेंगे तभी हमारा पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा, और पीएच कंडीशन को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, स्टडी और रिसर्च पर्पज में भी हमारा काम आता है। तो आई नो कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, इसीलिए ये थोड़ा लेंथ में कवर किया। अगर आएगा 10 नंबर में भी आता है तब भी आप इसको अच्छे से करके आ सकते हो। तो यहाँ हमारा पहला बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट बात करते हैं हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन, या इसको हम जो है बफर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये छोटे में आता है लेकिन आता जरूर है। या तो 2 नंबर में कभी ये दे देंगे कि भाई जो इसकी इक्वेशन है, जैसे फाइनल इक्वेशन ये निकल के आती है तो क्या होती है, आप ये लिखो एसिड के लिए और बेस के लिए, तो ये याद आएगा। या आपको कई बार पूरा ही इसको ड्राइव करना पड़ेगा कि भाई कैसे निकल के आई है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो पहली बात, जो हमारी बफर इक्वेशन होती है इसको हम हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन भी बोलते हैं। अब ये बफर इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, तो आपको अब तक ये पता चला कि जैसे जो हमारा एसिड और बेस था इनको न्यूट्रल, इनको मतलब नॉर्मल, कि ये अपने पीएच को बदले ना वो एसिडिक ज़्यादा हो ना वो अपने बेसिक ज़्यादा हो, इसके लिए हम यहाँ पे बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये जो जैसे मान लो बफर सॉल्यूशन है, तो बफर सॉल्यूशन क्या कर रहा था कि वो जैसे ही हम एसिड या बेस में डाल देते इनके पीएच को रजिस्ट कर देता था कि इनका पीएच चेंज ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे यहाँ बफर सॉल्यूशन था भाई उसका भी तो खुद का कुछ ना कुछ पीएच होता है, तो उस पीएच को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बफर इक्वेशन का। यानी कि हम सिंपल बोलें तो बफर इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी कि ये जो बफर सॉल्यूशन था जिसकी मदद से हम अपने एसिड या बेस उनके मतलब रजिस्ट पीएच को चेंज होने से रोक रहे थे, उसको इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, तो उस बफर का खुद का क्या पीएच है उसको कैलकुलेट करते हैं हम इस बफर इक्वेशन की मदद से। और यहाँ पे क्या है, एंड द चेंज इन पीएच विच ऑकर ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। और उसके अलावा जो हम बफर मतलब जब बफर सॉल्यूशन था हमारा, तो जब बफर हम डालते जा रहे थे तो किसी में कितने अमाउंट के बाद उस बफर सॉल्यूशन में कुछ पीएच का चेंज हुआ उसको भी हम यहाँ मेजर कर सकते हैं। तो एक्चुअल में अब जैसे यहाँ पे आपके सामने तब क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैंने यहाँ पे एक ही मतलब 5 ml मैंने एसिड मिला दिया तब जाके ये मेरा चेंज हुआ, तो इसको भी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। इसके अलावा जो मेरा बफर है उसका पीएच क्या था, तो इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं बफर इक्वेशन की मदद से। अब इसको निकालते कैसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन था वो 2 तरीके का था, एक हमारा था एसिडिक बफर, एक हमारा था बेसिक बफर। तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन निकल के आती है। बाकी जो जनरली अगर आपको कुछ ना आए या सिंपल आए तो ऐसा नहीं है आप दोनों को अलग अलग लिखो, आप एसिडिक बफर की ही निकाल के मतलब केवल बफर की निकाल के आता ना, एसिडिक की ही वो मोस्टली हम यूज करते हैं। अब आपको एक बात और पता होगी, यानी कि जो भी हमारा बफर सॉल्यूशन बनता है उसमें बेसिकली 2 सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। अब ये डिटेल्स में मैं नहीं गया था क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेनली नहीं आता है। बाकी जो हमारी सिलेबस वाइज वीडियोस हैं उनमें आप चाहो
तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। एसिड बेस बफर पूरा चैप्टर आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। तो जो एसिडिक हमारा बफर होता है उसमें क्या होता है, वीक एसिड होता है और उसका साल्ट होता है, यानी कि वीक एसिड उसका साल्ट, जैसे हमारा एसिटिक एसिड हो गया उसका साल्ट हम मिला के हम इस किसी को बनाते हैं। तो अब हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, द पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की मदद से किसी भी अपने जो एसिडिक बफर या बेसिक बफर होगा उसके यहाँ पे पीएच मतलब पीएच को यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए ले लिया, मान लो वीक एसिड हमारा था HA और उसका जो साल्ट था हमारा वो था BA हो गया, साल्ट हो गया। अब देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल भी ले सकते थे, आप मान लो ये ले लिया CH3COH, या आपने डायरेक्टली एसिटिक एसिड का ले लिया, तो आप इस तरह भी ले सकते हो, लेकिन मेनली आपको क्या करना है, और अगर इसका आपको साल्ट बनाना है तो और हमारा जो बीक मतलब साल्ट हो गया हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा इसका साल्ट। जैसे देखो ये हमारा एसिटिक एसिड है, मान लो ले लिया CH3COH, तो यहाँ पे हम इसका साल्ट लेंगे तो इस H की जगह हम यहाँ पे Na पॉजिटिव लगा देंगे, ये हमारा नेगेटिव, तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम एसिटेट बन जाएगा। देखो सोडियम एसिटेट, तो इसी का साल्ट हमको लेना होता है, तो ये हमारा पूरा बन जाता है एक एसिडिक बफर बन जाता है। अब चाहो आप इसको यहाँ पे करके देख लो, यानी कि इसको तोड़ोगे तो H पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, यहाँ CH3CO नेगेटिव बन जाएगा, इसको तोड़ोगे यहाँ Na पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, CH3CO निकल जाएगा। तो वो तो वही है, समझने के लिए हमने इसको ले लिया, और ये मैं इसलिए बताता हूँ आपको ये ना लगे कि सर ये कहाँ से आ गया, ये अलग हो गया। आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, अभी से आप अपना बेस डाउट क्लियर करके रखोगे, आगे आप बहुत अच्छा करते हुए जाओगे, यकीन मानो, अच्छे से पढ़ो पूरा समझ के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट्स टेक, हमने यहाँ पे बीक एसिड ले लिया, उसका साल्ट ले लिया, तो HA हमारा बीक एसिड है और B हमारा उसका साल्ट हो गया। अब जब हम HA को यहाँ पे अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में टूटता है, और ये हमारा बीक एसिड है। हम यहाँ पे जब इसका साल्ट लेंगे तो ये हमारा BA हो गया, अब ये B पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूटेगा, और A इसका साल्ट है। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट है, ये आपको आगे समझ आएगा। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वाई अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ना, अब इसको समझना तो वो चलो अलग कहानी है, आप बस अभी इतना समझ लो। जैसे मान लो कि हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया H2O मेरा टूट रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, अगर मैं इस पर लॉ ऑफ एक्शन अप्लाई करूंगा तो ये मेरे दोनों ऊपर आ जाएंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और नीचे मेरा पूरा का पूरा H2O आ जाएगा। तो इस तरह हमारा पूरा ओवरऑल अप्लाई हो जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन में, ठीक है। तो वही यहाँ पे कि जब मैं ऊपर वाली इस इक्वेशन पे यानी कि फर्स्ट इक्वेशन पे मैं क्या कर रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा H, देखो ये वाला H पॉजिटिव हमारा ऊपर है, A नेगेटिव हमारे ऊपर है, और नीचे जो पूरा H है वो आ जाएगा, और इधर मेरा आ जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हम एसिड के लिए है इसलिए K है, अगर हमारा ये बेस के लिए होता तो ये K भी हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एसिड के लिए है, क्योंकि भाई एसिडिक बफर है, तो ये हमारा आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की मदद से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया। देखो अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसको H पॉजिटिव की मतलब इसके बेस में लेके आना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इस तरफ होता है, और हम लेट कर लेते हैं कि इसके नीचे हमारा 1 था, क्योंकि कुछ नहीं होता तो हम 1 लेट कर लेते हैं। तो अब हम जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो किस तरह होगी, ये मेरा Ka है, अब इस Ka के साथ हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा HA इज इक्वल टू मेरा इधर क्या रह जाएगा H पॉजिटिव, और इधर मेरा रह जाएगा A नेगेटिव। अब मुझे H पॉजिटिव की रेंज में लेके आना है, तो ये जो इसका मल्टीप्लाई में ये इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा देखो कुछ नहीं था यहाँ, तो यहाँ हमारा 1 होगा, तो ये अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये Ka अलग आ जाएगा, और इधर हमारा HA हो जाएगा, और ये नीचे हमारा A को लेके आना है, तो हम इधर A नेगेटिव, क्योंकि हमको जो है मेन H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग बनाना है, तो इधर हमारा बन जाएगा H पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज कैसे करूँगा, मैं भाई चाहता हूँ कि मेरा पहले ही आ जाए, तो भाई ये तो हम कर सकते हैं ना रीअरेंज, क्योंकि भाई H पॉजिटिव इधर लिख लो, ये इधर लिख लो, दोनों इक्वल में है, तो भाई दोनों को हम यहाँ पे आपस में लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह लिख लूँगा, H पॉजिटिव इधर लिख लूँगा, और यहाँ पे Ka मेरा एक डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हो गया, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा HA हो गया, और इसके नीचे मेरा आ गया A नेगेटिव आ गया। तो मेरी ये इक्वेशन बन के आएगी जब मैं इस वाली इक्वेशन को H पॉजिटिव में लेके जाऊँगा। कैसे आई, एक एक स्टेप वाइज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं इसको रीअरेंज कर लिया, तो मेरा ये आ गया, ये मैंने आपको दिखा दिया H पॉजिटिव, जो अभी देखा Ka और HA ऊपर और A नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा Ka था वो डिसोसिएशन कांस्टेंट था, HA मेरा पूरा का पूरा एसिड था। अब यहाँ पे हमारा कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा आता है। अब ये कहाँ से आता है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि देखो यहाँ पे A नेगेटिव है, यहाँ पे A नेगेटिव है, अगर मैं इसकी रेंज में करता तो यहाँ भी CH3COO आ जाता, यहाँ भी CH3CO आ जाता। तो इन दोनों में क्या होता है कि देखो ये तो वीक एसिड था, तो वीक एसिड का मेन हमारा H पॉजिटिव होता है, तो ये स्ट्रांग हो गया, तो ये ना के बराबर होता है, इसमें जो ये होता है निगलेक्टिव तरह से मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ये साल्ट होता है ना, इसका जो A नेगेटिव है, क्योंकि इसमें ये मेन है, ये यहाँ पे मतलब वो करता है, जैसे कहते हैं ना डोमिनेंट नेचर शो करेगा, ये यहाँ पे आगे
लीड करेगा यार, कभी कभी वर्ड नहीं आता, तो ये यहाँ पे लीड करेगा। और इसलिए क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हमने इसके बेस में ए नेगेटिव रखा था, क्योंकि भाई यहाँ पे डिसोसिएट तो दोनों ही हो रहे हैं, तो इस वाले ए को, ये जो हमारा बीक एसिड का पार्ट था, ये हट के यहाँ पे साल्ट का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा निकल के आता है, ये साल्ट का निकल के आता है। और क्यों आता है, क्योंकि ये दोनों कॉमन आयन इफेक्ट शो करते हैं, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो हमारा ये था, ये साल्ट वाला हमारा मेन यहाँ पे आ जाता है, और ये हमारा होता है साल्ट का। ये हमारा कंप्लीट एसिड हो गया, और ये तो हमारा एसिड का होता है, सॉरी ये हमारा साल्ट का हो गया, ये कंप्लीट एसिड हो गया, ये तो हमारा एसिड का होता ही है। तो इस तरह हमारा ये हो जाता है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरह बन के आता है, एच पॉजिटिव हमारा KaHA हमारा एसिड था, पूरा कंप्लीट एसिड था, ए नेगेटिव हमारा साल्ट के अंदर का आ जाता। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एच पॉजिटिव इजकल टू Ka, ये मेरा एसिड है जो पूरा HA पूरा पूरा एसिड था हमारा, और नीचे हमारा साल्ट है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, ये कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है। देखो जो आप इक्वेशन बनाते हो खुद आपको थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है, तो हर किसी का रीजन नहीं होता, बस आप करते चले जाओ, ठीक है। तो आपका ये बन गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दोनों साइड लॉग को लेते हैं। अब जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, सर हम मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैथ में एक चैप्टर है लॉगरिथम, और लॉगरिथम चैप्टर अगर आप सीख लोगे तो ये जो मैंने यहाँ पे किया कि आपको दोनों तरफ, यानी कि ये क्वेश्चन है, आप इसके दोनों तरफ लॉग का मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता होगा क्यों किया, कैसे किया, सारा कुछ सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस लॉग का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब माइनस लॉग का मल्टीप्लाई करोगे, आप किसी भी चीज़ में करते हो माइनस लॉग या कुछ भी लो, आपको वो दोनों तरफ लेना पड़ता है। तो आपने इधर भी ले लिया माइनस लॉग, इधर भी ले लिया माइनस लॉग, तो माइनस लॉग यहाँ पे ब्रैकेट में H पॉजिटिव आ गया, इधर माइनस लॉग यहाँ पे Ka, और इधर हमारा एसिड अपॉन बेस, ये हमारा सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस लॉग सेम आएगा। अब ये माइनस का जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अभी ये हमारे क्या है, मल्टीप्लाई में, और जब ये हमारे मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो ये यहाँ के प्लस हो जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कैसा होगा, माइनस लॉग Ka यहाँ पे हो गया। अब देखो वैसे ये प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे लॉग, यहाँ पे अगर हम सिंपल लगाएं तो लॉग एसिड अपॉन बेस होता, लेकिन ये माइनस का लॉग था, इसलिए यहाँ पे भी हमारा माइनस आ जाएगा। तो वैसे ये प्लस में आता, क्योंकि मल्टीप्लाई हट के प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन था, इस वजह से यहाँ पे ये साइन माइनस का आया है। तो माइनस लॉग Ka माइनस लॉग एसिड अपॉन बेस, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे जब पीएच के बारे में आप पढ़ोगे, थर्ड सेमेस्टर में हमारा एक चैप्टर है पीएच एंड बफर वाला, तो पीएच के जब आप पढ़ते हो तो पीएच को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। यानी कि आपको हमने अब तक क्या देखा, जितना भी हम अब तक यहाँ पे सारा कुछ देखते आ रहे थे, हमारा जो एसिड है या हमारा बेस है, वो सारा का सारा हमारा H पॉजिटिव आयन पे डिपेंड करता है। और जैसे यहाँ भी क्या है, अगर देखो यहाँ पे 7 पे कोई कहानी रुकी है, अगर मैं उसमें H पॉजिटिव आयन बढ़ाता जाता हूँ तो मेरा पीएच डाउन होना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर मैं उसमें H पॉजिटिव आयन कम करता जाता हूँ तो मेरा बेसिक होना शुरू हो जाएगा। तो मेन हमारा क्या है कि H पॉजिटिव आयन पे बहुत सारा डिपेंड होता है, इसीलिए जो हमारा पीएच है वो हमारा डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, नेगेटिव है, लॉगरिथम है H पॉजिटिव आयन का, तो हम इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या है, पीएच लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, सेम फंडा है कि जो हमारा K है ना, तो इसकी जगह हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर हम Pk लिख लेंगे तो माइनस लॉग Ka आ जाएगा, इसकी जगह हमारा Pk लिख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इनको यहाँ पे मतलब इसमें अप्लाई करेंगे, तो माइनस लॉग H पर हमारा पीएच आ गया, और जो हमारा माइनस लॉग Ka था इसकी जगह हमारा Pk आ जाएगा, और ये माइनस लॉग ये सब है। अब लॉग का ना एक वो होता है, मतलब फॉर्मूला होता है कि अगर आप ये जो वैल्यू है इनको रिवर्स कर दो, यानी कि साल्ट को ऊपर कर दो, ऐसे को नीचे कर दो, तो मेरा ये साइन है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो मैं वही करूंगा क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो ऑन रीअरेंज करने पे क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू Pk, और माइनस की जगह प्लस आ गया लॉग, और ये मैंने पलट दिया, साल्ट को ऊपर कर दिया, एसिड को नीचे, तो मेरा प्लस आ गया। और ये जो मेरी इक्वेशन बनी है, इसी को हम यहाँ पे बफर इक्वेशन या हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बफर इक्वेशन समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है आप एक बार देखो, थोड़ा सा बैक करो और इसको फिर से देख सकते हो, कुछ भी अलग नहीं था। ये हमने इक्वेशन कैसे बनाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया, लॉ ऑफ मास सेक्शन मैंने अप्लाई किया, ये सारा कुछ मैंने आपको कर करके दिखा दिया है। और वही बात है, देखो ये हमने एसिड के लिए बनाई थी पीएच करके, अगर मुझे यही ये बेस के लिए बनानी होगी तो सिंपल क्या करना होगा कि देखो पीएच की जगह POH हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक होता है उसमें मेनली OH का फर्क है, और जो Pk हमने का डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए होता है, यहाँ Pk भी हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस के लिए हो जाएगा, और ये लॉग है ये हमारा सेम रहेगा। नीचे एसिड की जगह आप बेस लिख दोगे, देखो सारा कहानी सेम आएगा। अगर आप यहाँ करते जाओगे ना, एसिड की जगह बेस आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करोगे आपका इसी तरह निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा बेस के लिए डायरेक्ट इक्वेशन है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब अगर देखा जाए तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट वाला चैप्टर था एसिड बेस एंड बफर, वो हमने कंप्लीट कवर कर दिया है। देखो बफर इक्वेशन हो गया, कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया, बफर फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या होता है, देखो थोड़ी बहुत बातें आप लॉन्ग वीडियो में जाके देख लेना जो आपको देखनी होगी। टोनिसिटी वाला जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको पूरा बता दिया, एडजस्ट कैसे करते हैं सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और
इसके अलावा जो हमारे को छोटे छोटा इंट्रो ये सब रह गया है, तो आपकी जो 2 मार्क्स वाली वीडियो आएगी वो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो वो वीडियो तो भाई बिल्कुल भी देखना मत भूलना। तो अब हम बात करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, जो मेजर एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से ले चलता हूँ। अब आपको बताया कि जैसे हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी में हमारा बेसिकली क्या है कि पूरी बॉडी में आपने सुना होगा कि पानी है, कहते हैं ना भाई पानी है, मिट्टी, यही सब है। तो अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो जो हमारे बॉडी का मास होता है, जैसे हमारी हड्डियां हो गई, टिश्यू हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ये लगभग हमारी पूरी बॉडी में होते हैं 40%। यानी कि अगर मैं पूरा देखूँ तो हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें जो सॉलिड सॉलिड पार्ट है वो लगभग 40% होता है, और जो हमारी बॉडी है उसमें जो फ्लूइड वाला यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट है, जैसे जो पानी वगैरह है, वो लगभग 60% होता है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी फ्लूइड ज़्यादा कंटेन करती है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब हमको मेनली क्या जानना है इन फ्लूइड्स के बारे में, क्योंकि मेन ये हमारा टॉपिक से कनेक्टेड है। अब जो हमारा बॉडी का फ्लूइड है ना, वो बेसिकली 2 मेजर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे होते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो देखो लगभग हमारी पूरा 60% है ना, इसका लगभग 40 से 50% के बीच तक वेरी करता है। तो लगभग 40% पार्ट तो हमारा ये इंट्रा सेलुलर वाला ही फ्लूइड हो जाता है, और जो बचा हुआ हमारा 15 से 20% पार्ट है वो हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक्स्ट्रा के अंदर एक हमारा आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक आ जाता है प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा ब्लड है ना, खून है, वो है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी का लगभग 4 से 5% पार्ट ही सिर्फ हमारा ब्लड होता है, बाकी कुछ अलग होता है। अब ये एक्स्ट्रा, इंट्रा, इंटरस्टिशियल ये सब होते क्या है, इसको समझते हैं। आपको पता है कि जो हमारी पूरी पूरी बॉडी है उसकी सबसे छोटी इकाई यूनिट क्या होती है, हमारी सेल होती है। तो ये जो हमारे दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे होते हैं सेल्स। और जब ये ढेर सारे सेल्स हमारे मिल जाते हैं तो मिल मिलकर ये सेल्स हमारे बनाते हैं टिश्यू। तो जैसे मान लो ये मैंने एक टिश्यू का पार्ट ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा पाया जाता है साइटोप्लाज्मा, साइटोसोल, उसके अंदर भी हमारा फ्लूइड पाया जाता है। तो लगभग जो 60% हमारा फ्लूइड है उसमें से 40% जो फ्लूइड है वो हमारा ऐसा फ्लूइड है जो हमारे सेल्स के अंदर भरा पड़ा है। और ये तो होना ही था, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी भाई सेल से मिलकर बनी है। तो सेल से जब मिलकर बनी है तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो भी तो हमारा काउंट होगा ना। और जो सेल के अंदर का फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि इनसाइड द सेल जो वो फ्लूइड है जो हमारा सेल के अंदर भरा पड़ा है, और इसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और ये लगभग हमारी बॉडी में 40% से 50% तक प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रा के बाहर यानी कि सेल के अलावा जितना भी हमारा फ्लूइड है जो इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, ये सारा फ्लूइड हमारा कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो हमारा सेल के बाहर प्रेजेंट है। अब ये फर्दर 2 पार्ट में कैसे है, तो एक तो हमारे जैसे ये सेल्स है, अब जो हमारे सेल्स है ना वो बिल्कुल अटैच नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से चिपके, सांस लेने की भी जगह नहीं है, उनके बीच में भी थोड़ा बहुत गैप होता है। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है हमारे सेल्स के बीच में, ये जो गैप के अंदर भी हमारा एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम यहाँ बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो हमारा जो सेल्स है वो भाई लगभग 40%, तो इसके आस पड़ोस में जगह भी तो काफ़ी ज़्यादा होगी ना। तो जो यहाँ पे इनके सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है वो लगभग हमारा होता है 12 से 15% तक होता है, और ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसके अलावा जैसे हमारा जो ब्लड है वो भी एक फ्लूइड है, अब वो ना सेल्स में है ना सेल्स के अंदर है, तो वो जो हमारा फ्लूइड है वो अलग से हमारा प्लाज्मा की कैटेगरी में आ जाता है, उसको हम ब्लड बोलते हैं। और ये हमारी पूरी बॉडी में लगभग 4 से 5% होता है। तो इस तरह आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लूइड कैसे क्या बटा होता है। अब आप पूछोगे सर हमारे चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रोलाइट था कि भाई मेजर एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर का, ये आप क्या पढ़ा रहे हो। तो देखो बच्चों, जो हमारे फ्लूइड है ना, इन फ्लूइड के अंदर हमारे ढेर सारी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारी बॉडी में सोडियम भी होता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम भी होता है, जो हमारी बॉडी को चलाता है। आप जब आगे जाओगे ना, फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि सोडियम आपकी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, पोटेशियम भाई साहब इतना जरूरी है कि भाई इनके बिना तो आपका दिल भी नहीं धड़केगा। तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड तो आपकी चीज़ हार्ट के धड़कन चालू करता है। तो ये सब आपको जब 4th सेमेस्टर में जाओगे, 5th सेमेस्टर में जाओगे, तब आपको समझ आएगा। पर अभी इतना समझो कि ये जो आपके आयंस है या इनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको हम इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट आपके सेल के बाहर इधर इधर और ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उनको आप एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हो। तो वही है यहाँ पे मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके इन वाले फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जैसे मान लो सोडियम मेरा अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो सोडियम मेरा बाहर प्रेजेंट नहीं होगा, बाहर भी प्रेजेंट होगा। बस क्या है कि इनकी क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी वेरी करते हैं कि कोई हमारा जैसे मान लो सोडियम सेल के अंदर या सेल के बाहर ज़्यादा है तो कोई हमारा ब्लड के अंदर ज़्यादा है। तो इस तरह ये हमारा थोड़ा अमाउंट वेरी कर जाता है, इसीलिए इनको मेजर एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोल देते हैं।
देखो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और आइंस क्या होते हैं। अब जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, H2O है, ये हमारा क्या है, वाटर है। अब क्या होगी, अगर ये टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो ये मेरा H पॉजिटिव में बन गया और ये मेरा OH नेगेटिव में बन गया। तो ये जो मेरे है ना, इनको मैं यहाँ पे आइंस बोलूंगा या इलेक्ट्रोलाइट बोल देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर अच्छा काम करे तो इलेक्ट्रोलाइट हो गए, बेसिकली हमारे आइंस कहलाते हैं। ये भी सारे हमारे आइंस, क्योंकि इन पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज होता है, तो ये आइंस कहलाते हैं। नेगेटिव वाले को मोस्टली हम यहाँ पे एनाइंस बोल देते हैं और पॉजिटिव वाले को हम यहाँ पे कैटाइंस बोल देते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो एनाइन कैटाइन हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये हमारे आइंस होते हैं, ये हमारा कंप्लीट सब्सटेंस कहलाता है। ये सब आप समझ गए। तो वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं और एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो 2 मार्क्स वाली जो वीडियो होगी उसमें हम डिटेल्स में बाकी भी कवर करेंगे। अभी हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर जो बन के आता है, देखो ये शॉर्ट में ही बनते हैं मोस्टली 2 नंबर वाले में, उसमें कवर करेंगे। जो लॉन्ग में इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन के आता है वो हमारा आता है, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल एंड डिजीज कंडीशन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी। तो जैसे जो कैल्शियम होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कैल्शियम है ये आखिर हमारा क्या रोल प्ले कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है, हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो देखो वैसे ये इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो कैल्शियम के बारे में बात करें तो ये हमारे जैसे जो हमारी बॉडी है उसमें जो हमारे दांत होते हैं और जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो मेनली हमारे कैल्शियम से बनती है। तो कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे दांतों का और हमारी हड्डियों का। और ये आखिर में जो हमारी जैसे मसल्स जो मूवमेंट हो रही है, मैंने आपको बताया ना, ये कैल्शियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये आपकी बॉडी के लिए इतने ज़रूरी है। बनती तो है बॉडी, लेकिन इसमें साथ में जैसे आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मैं जो लिख पा रहा हूँ ना, ये भी कहीं ना कहीं मेरे कैल्शियम की मदद से हो पा रहा है। और इसके अलावा जैसे अगर कभी हम हाथ पैर कट जाते हैं तो जो ब्लड हमारा बहता है, तो ब्लड बहने के बाद ना वो रुक जाता है ब्लड, तो एक क्लॉट बन जाता है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग और मैकेनिज्म है वो भी हमारा कैल्शियम पे डिपेंड करता है। तो कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब्सटेंस है जो हमारे दांतों में, हमारी हड्डियों में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड क्लॉटिंग में, इन सब में हेल्प करता है। इसके बाद बात करें तो कैल्शियम इज अ केमिकल एलिमेंट विद दिस सिंबल Ca। ये देखो इसका जो हमारा सिंबल Ca होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 20 होता है। अब ये बेसिकली हमारा 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक हमारा आयोनाइज्ड कैल्शियम हो गया, एक हमारा बाउंड कैल्शियम हो गया। आयोनाइज जैसे Ca, ये हमारा हो गया Ca2 पॉजिटिव, और बाउंड में जैसे किसी के साथ जुड़ा है, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, तो इनके साथ हमारा कैल्शियम, देखो उनके साथ है, इसका मतलब ये थोड़ी वो कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम तो है ना, इस तरह पाया जाता है। अब ये बहुत ही इसेंशियल मिनरल होता है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब ये हमारा हाइयर मात्रा में बच्चों को चाहिए होता है जिससे बच्चे ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, हड्डियां वगैरह बना सके। तो ये हमारे थोड़ी बातें हो गई कैल्शियम के बारे में। अब इनका जो मेन सोर्स क्या होता है, तो हमारा जो मिल्क होता है, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, चीज़ में भी कैल्शियम पाया जाता है, जो ग्रीन हरी सब्जियां उसमें पाया जाता है, अंडों में भी होता है, और फिश वगैरह में भी कैल्शियम पाया जाता है। अब इसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बात करें, यानी कि क्या क्या रोल है, आपको कैसे स्ट्रॉन्ग, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल एंड डिजीज कंडीशन। फिजियोलॉजिकल रोल है कि आपके किस तरह ये हेल्प करेगा। तो पहला आपका आता है बोन हेल्थ, यानी कि आपकी हड्डियों की मजबूती या हड्डियों की हेल्थ के लिए। तो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर मसल फंक्शन क्या है, तो कैल्शियम हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल रिलैक्सेशन है, यानी कि जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इन सब में भी हमारा कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद नर्व फंक्शन की बात करें तो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। अब जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमारी नर्वस सिस्टम की मदद से हम काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें भी हमारा नर्वस सिस्टम का यानी कि जो कैल्शियम है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। आगे आप जाते जाओगे ना आपको इनके बारे में पता चलेगा। फिर ब्लड क्लॉटिंग में मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सेल सिग्नलिंग, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से अगर उसको बात करनी है तब भी वो कैल्शियम की मदद से करेगा। तो सेल सिग्नलिंग में भी हमारा कैल्शियम का रोल होता है। तो ये हमारे कुछ कैल्शियम के फिजियोलॉजिकल रोल हो गए। अब हम डिजीज कंडीशन के बारे में बात करें तो कैल्शियम जो है मतलब कैल्शियम की वजह से 2 बीमारी हमको हो सकती है। एक हमारा होता है हाइपर कैल्शियमिया। इसमें क्या है कि जैसे हमारी जो बॉडी है, अगर बॉडी में क्या होता है कि हाई मात्रा में कैल्शियम पहुंच जाए, हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, तो अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन को यहाँ पे हाइपर कैल्शियम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमें मिल जाता है। अब ये क्यों हो सकता है, एक हमारा होता है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना, उसकी मदद से कैल्शियम बनता है। तो अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बनेगा, और ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बनेगा तो वो भी नुकसानदायक है और हमें हाइपर कैल्शियमिया हो सकता है। तो हमको भाई लिमिट जितना हमको चाहिए ना, ऑप्टिमम उतना ही चाहिए, ना हमको ज़्यादा चाहिए ना हमको कम चाहिए। फिर कैंसर के बारे में बात करें तो जैसे कैंसर के रूप में भी, जैसे ब्रेस्ट, लंग या किडनी कैंसर भी हमारे कैल्शियम को लेवल को बढ़ा सकता है। फिर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, अगर विटामिन डी
डी की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मतलब कैल्शियम की वो हो जाएगी, क्योंकि आप विटामिन डी को इंटेक करेंगे एक्सेसिव मात्रा में और कैल्शियम का भी लेवल बढ़ जाएगा। फिर किडनी की अगर कोई बीमारी होती है तो किडनी अपना प्रॉपर रोल नहीं कर पाएगी, तब भी कैल्शियम हमारी बॉडी में बढ़ सकता है। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाएगा, और कैल्शियम अगर बढ़ गया तो हमें हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। तो ये डिजीज कंडीशन है जो हमारी कैल्शियम की वजह से होती है। फिर हमारा आता है हाइपोकैल्शियमिया, ये होता है हमारा लो कैल्शियम का लेवल, यानी कि कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। अब ये वो कंडीशन है वो कैल्शियम कम हो गया। अब ये किसकी वजह से होगा? हाइपोथायराइडिज्म, कि हमारे पैरा जो कैल्शियम बना रिलीज करता है वो ज़्यादा कर दे। यहाँ है हाइपो मतलब कम, यानी कि जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है वो अपना काम कम करेगा, कैल्शियम कम बनेगा, और कम कैल्शियम हमको हाइपोकैल्शियमिया कर सकता है। फिर विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या है कि आप विटामिन डी को कम ले रहे हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। यहाँ विटामिन डी की जैसे टॉक्सिसिटी थी, आपने ज़्यादा विटामिन डी ले लिया और ज़्यादा विटामिन डी की वजह से आपको नुकसान कर गया, और यहाँ पे क्या है विटामिन डी की कमी आपके पास होगी। फिर आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, कि अगर आप मैग्नीशियम को डेफिशिएंसी वो हो जाती है, आपको कमी मिलती है, तब भी आपका जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। लास्ट में किडनी फंक्शन है, कि अगर किडनी अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो ये दोनों के लिए रीज़न है, वो कैल्शियम ज़्यादा भी बना सकती है कंडीशन में, एक कंडीशन में कैल्शियम कम भी बना सकती है। तो ये हमारी होगी इसकी डिजीज कंडीशन, और ये था पूरा फिजियोलॉजिकल रोल। आई होप आपको ये कैल्शियम छोटा सा देखो टॉपिक था, कभी आता था कि कैल्शियम क्या है उसके बारे में, कैल्शियम के फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, सोर्स भी हमने अलग से लिख दिए, और कैल्शियम क्या क्या बीमारी कॉज कर सकता है। तो ये हो गया पूरा हमारा कैल्शियम के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट अ नोट ऑन सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। देखो वैसे तो बहुत सारे सब्सटेंस है, लेकिन ये वो हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ था, और स्टार लगा हुआ था तो मैंने आपको पहले बताया कि इनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा बातें आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको बताया कि हमारी बॉडी में इतना सारा फ्लूइड है, हमने भाई क्या क्या नहीं पढ़ा, कितना सारा फ्लूइड है, इनके अंदर ढेर सारे आइंस प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी में कितने सारे काम कर रहे थे। दो तीन तो हमने जान लिया, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, हार्ट की सर्कुलेशन कर रहा है, हार्ट को मतलब पंप करने में हेल्प कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, बॉडी को आगे पीछे कर रहा है, बहुत कुछ मतलब यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, बॉडी का मूवमेंट जैसे हो गया। तो बहुत सारे काम है जो हमारे इनकी वजह से होता है। अब मान लो कि किसी रीजन से हमारी बॉडी में अगर ये जो फ्लूइड्स हैं ये अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए, तो इन फ्लूइड्स की वजह से जो ये आयंस है हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी तो कम हो जाएंगे, और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे तो जो बॉडी के फंक्शन थे, मूवमेंट था, ये सब चीज़ें हमारी बंद हो जाएंगी, और हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हमारी बॉडी में जैसे हार्ट पंप करा, ये सब नुकरे न तो बहुत हैवी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है, जैसे मान लो वॉमिटिंग हो गया या डायरिया हो गया, उस केस में क्या होता है कि जैसे वॉमिटिंग में आपको पता है ज़्यादा पलटियाँ हो जाती हैं, जो बॉडी का फ्लूइड है वो पूरा पलटे करके बाहर निकल जाता है। डायरिया तो भाई ढक्कन दस्त किसी को लग गया, ढक्कन खुल गया, भाई निकला जा रहा है, सारा कुछ निकला जा रहा है, तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी, और अगर फ्लूइड्स की कमी हो गई तो इलेक्ट्रोलाइट इन आयंस की भी कमी हो जाएगी, और इस वजह से बॉडी में हैवी नुकसान हो सकता है। और अगर सीरियस बता रहे हैं, ये लोग ना बहुत हल्के में लेते हैं, अगर ये बहुत सीरियस हो जाए, यानी कि आपका सीरियस मात्रा में रुक ही नहीं पा रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तब इन चीज़ों से बंदे की डेथ भी हो सकती है। खासकर बच्चों में नुकसान, क्योंकि बच्चों में ऑलरेडी इतना कुछ फ्लूइड वगैरह नहीं होता एक्स्ट्रा, तो उनमें तो भाई ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा तक होनी देनी चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट वगैरह करा लेना चाहिए। तो ये हमारी बीमारी होती है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का। अब इसमें क्या करते हैं कि इन लोगों यानी कि डायरिया या वॉमिटिंग की वजह से जो हमारी बॉडी में लॉस होता है फ्लूइड का, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, ये जो हमारे आयंस ये लॉस हो जाते हैं, इनको हम एक्सटर्नल तरीके से बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, एडमिनिस्ट करते हैं, जिससे बॉडी में जो ये कमी हुई है वो कमी पूरी हो जाए, और बॉडी फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ पाए, और बॉडी मेंटेन कर पाए होम्योस्टैटिस को। तो आप एक बेसिक मोटा मोटी समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर पहले बात करें तो ये हमारा वो सब्सटेंस है जो आयोनाइज्ड होता है, जब इसको हम किसी सॉल्वेंट के साथ या पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं, जैसे हमारा HCl है, तो ये हमारा एक कंप्लीट पैकेज है, लेकिन जैसे ही हम इसको डिसोसिएट करेंगे, मान लो हाइड्रोलाइज करेंगे, H पॉजिटिव और Cl आयन में टूट जाएगा, और ये हमारे कहलाते हैं आयंस कहलाते हैं हमारे। तो अब एक तरह से बोला जाए तो ये जो आयंस है ना, इन्हीं को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे दो तरीके से होते हैं, एक हो सकता है हमारा कंसंट्रेटेड बोलेंगे, एक होता है डाइल्यूट। अब कैसे है, मान लो ये हमारे पास सॉल्यूशन है और इसमें हमारे मान लो Na पॉजिटिव भरने हैं, ठीक है। तो अगर Na पॉजिटिव इसमें हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इसमें जो सॉल्यूट था यानी पानी में हमने डाला था वो कम है, तो हम इसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। मतलब इससे कम तो नहीं होगा, लेकिन
सोडियम का जो लेवल है वो हमारा इसमें हाई रहेगा, तो हम इसको कंसनट्रेटेड बोल देते हैं। वहीं पर अगर हमारा सोडियम का लेवल कम है, मान लो 4 6 या कम है, तो उसमें पानी हमारे यहाँ ज़्यादा दिखेगा, तो उसको हम डाइल्यूट बोल देते हैं। देखो डाइल्यूट सिंपल क्या है, किसी चीज़ में हमने पानी को मिक्स कर दिया, उसको पतला कर दिया तो वो डाइल्यूट हो गया। अगर कोई चीज़ हमारी गाढ़ी है तो वो हमारा कंसनट्रेटेड हो गया। तो बस सिंपल इतना, कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब मेनली हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। तो क्या रीज़न है वो मैंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, बॉडी की होमियोस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए। अब कहीं यानी कि कुछ रीजन में या कई टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है, किसी को वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, या डिहाइड्रेशन हो जाए, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, उस केस में बॉडी के अंदर से जो ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। उस टाइम हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो खो गए थे, इम्बैलेंस हो गए थे, उनको मेंटेन कर सकें या ओवरकम कर सकें, जिससे हमारी बॉडी में उनको हम बाहर से ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम मिल लेते, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, कुछ है ही नहीं। बॉडी में कोई बीमारी लग गई, वॉमिटिंग डायरिया निकला, सारा फ्लूइड बाहर निकल गया, लॉस हो गया, बॉडी में कमी हो गई, आयंस की कमी हो गई, बॉडी में नुकसान कर सकते हैं। हमने क्या किया, बाहर से सब्सटेंस उठाया, हमने उसको दे दिया बंदे को, उसने पिया और ये कमी पूरी हो गई। इतना सिंपल सा फंडा है। अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हम एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली 3 टाइप के कंपाउंड हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया और हमारा पोटेशियम क्लोराइड हो गया। तो ये 3 सब्सटेंस इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ORS भी होता है, आपने सुना होगा, तो इस ORS को हम बाद में पढ़ेंगे। ये भी हम एज अ यूज़ करेंगे, किसकी तरह, एज अ इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी की तरह। जैसे किसी को आपने सुना होगा ना वॉमिटिंग डायरिया हो जाती है, तो उसको ORS देते हैं, जिससे वो बॉडी में पी के उसके अंदर जो भी कमी है वो वहाँ पे पूरी हो जाए। तो अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये हमारा एक ORS है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, WHO ने रिकमेंडेड किया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इसमें लगभग जो है लो कैलोरी ड्रिंक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो लगभग 11 है। और काम क्या है, देखो इंस्टेंट डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेट होगा उसको और रीस्टोर कराता है आपके इलेक्ट्रोलाइट को, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट खो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है, मोस्टली अगर देखोगे, देखो पहले नंबर पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है जो हमने यहाँ बात की थी, फिर हमारा पोटेशियम क्लोराइड है जो हमने यहाँ पे देखा था, फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसमें यहाँ पे मतलब कुछ कुछ सब्सटेंस हमारे होते हैं, ये थोड़ा वेरी कर जाता है किसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें सोडियम पोटेशियम आपको मिल गया, सोडियम सिट्रेट मिल गया, और यहाँ पे डेक्स्ट्रोज भी आपको मिल जाएगा जो ग्लूकोज की कमी को पूरा करेगा। कुछ एक्सीपिएंट वगैरह भी हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी हमारा इसी काम यहाँ पे आता है। तो अब अगर हम सिंपली पहले एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड और इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारा होता है NaCl। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 58.44 ग्राम, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें, तो एक तो इसको हम नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मतलब नदी से, जो सॉरी नदी नहीं, जो आपका समुंदर होता है ना, ओशियन समुद्र होता है, सी समुद्र होता है, तो उसके अंदर से भी क्या है, हम नमक कहते हैं ना, खारा पानी होता है, तो उससे भी फिल्टर कर करके, प्योरीफाई कर करके हम नमक को निकाल सकते हैं। तो एक नेचुरल तरीका हो गया। इसके अलावा लेबोरेटरीज में भी हम बना सकते हैं, क्योंकि आपको बता, देखो ये हमारा साल्ट है, जो NaCl है वो हमारा साल्ट है, और साल्ट को हम बना सकते हैं अगर हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवा दें। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाई एसिड बेस रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस विच फॉर्म सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल जैसे HCl हो गया, NOH हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो ये H हमारा इस OH के साथ मिलकर H2O बना देगा, बाहर निकल गया पानी। ये Na हमारा इस HCl के साथ मिलकर NaCl बना देगा, जो हमारा एक सोडियम क्लोराइड साल्ट हो गया। बाकी अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो ये हमारा एक तो कलरलेस होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड अपीयरेंस, यानी कि देखा जाए एक तरह से वैसे कलरलेस है, लेकिन थोड़ा जब सॉलिड फॉर्म में आता है तो जैसे देखा होगा ना, सॉलिड जमा तो एकदम क्रिस्टलाइन तरह से वाइट कलर का हल्का हल्का दिखने लग जाता है। उसके बाद ये ऑर्डरलेस होता है, फ्रीली सॉल्युबल होता है पानी में। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो ये क्रिस्टलाइन और पाउडर फॉर्म दो तरह से हमको देखने को मिल जाएगा। नमक आप देखोगे थोड़े क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसके बाद देखा जाए ये हमारा साल्टी सैलाइन होता है टेस्ट में, यानी कि थोड़ा नमक, यार नमक तो नमक ही होता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, देखो ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हैं क्योंकि इनके ऊपर स्टार लगा हुआ था, तो इनको स्टार ट्रीटमेंट हमको देना ही पड़ेगा। तो अगर हम इनके केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, तो सोडियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट सॉल्यूशन विच फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट एंड गिव्स NaNO3। तो यहाँ पे देखो हमें दो बातें पढ़नी होती हैं, एक हमने कैसे इसको बना सकते हैं, और एक जब हम इसको बना लेंगे तो बनाने के बाद हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो हमने यहाँ देख लिया कि हम इसको कैसे बनाएंगे, और अब हमको देखना है कि अब हमारा NaCl बन गया तो हम इसकी मदद से क्या बना सकते हैं। तो इन दिस रिएक्शन सोडियम क्लोराइड इज
रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइड, यानी कि ये हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये हमारा सिल्वर नाइट्राइड AgNO3 है। तो जब हम इनको यहाँ मिक्स करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये Ag और ये हमारा, देखो जब भी आपको शॉर्ट ट्रिक मान लो, पहले वाला हमारा इधर जाके अटैच हो जाता है और ये वाला हमारा इधर अटैच हो जाता है। देखो AgCl बन गया और इधर NaNO3 हमारा बाहर निकल गया। अब ये जो बना है ये हमारा ये जो बना है ये सिल्वर क्लोराइड है हमारा, ठीक है, और ये NaNO3 हमारा सिंपल, तो ये सोडियम नाइट्राइट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह बन जाता है। और अगर आपको याद हो तो ये लिमिट टेक्स्ट पर जो आर्सेनिक वाला होगा ना, उसमें भी हमारा ये इस्तेमाल किया जाता है, आप उसको आगे जाके देख लोगे। अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है। तो इन दिस रिएक्शन सोडियम क्लोराइड, ये हमारा सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमारा HCl बन जाएगा। देखो NaCl है और यहाँ H2SO4 है। अब ये Cl इसके साथ निकल के, अब देखो यहाँ 2 लगाए ना, तो 2 Cl है 2 H2 है, तो देखो 2 HCl हमारे निकल गए। अब ये जो Na है ये हमारा बादगान में, तो ये Na2SO4 यहाँ पे बन गया हमारा। तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब इसके यूजेस क्या है, तो इसको हम एक तो ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल करेंगे एंड यूज एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज़ इसकी और पूछी जाती है, वो है एसे ऑफ NaCl, यानी कि आपको NaCl को चेक करना होगा जो सॉल्यूशन बना है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो ऐसे क्या होता है ना, इसको समझो। जैसे मान लो हमारे पास NaCl है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड पूरा का पूरा सब्सटेंस है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मेडिसिन। अब ये जो है इसकी क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, यानी कि ये कितना प्योर है या नहीं है, कैसे बना है, सारी बातें हम यहाँ पे ऐसे के अंदर पढ़ते हैं कि भाई आखिर ये कैसे बना था। और हम यहाँ पे उसका जो मेनली क्वांटिटी कितनी है उसको भी मेजर कर सकते हैं, उससे हमको ये भी आइडिया लग जाएगा कि उसकी क्वालिटी कितनी है। तो बस ये मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे पूरा कराया था ना, उसी तरह हम यहाँ चेक करते हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे टाइट्रेशन का। अब टाइट्रेशन आपको अभी मतलब सेकंड यूनिट जो हमारे आएगी एनालिसिस की, उसमें आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। तो कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे क्या होता है कि एक हमारे पास ऊपर होता है ब्यूरेट और एक हमारे पास नीचे होता है कॉनिकल फ्लास्क। अब ब्यूरेट में से कोई केमिकल नीचे आएगा और आते आते होते क्या होगा, ये जो है ये हमारा जितने क्वांटिटी इसको चाहिए होगी उसमें ये पूरा अपने कलर को चेंज कर देता है और वो कलर हमको बताता है कि ये एंड पॉइंट है। थोड़ा मोटा मोटी समझ लो, बाकी एनालिसिस के अंदर आपको डिटेल्स में हम लोग बता देंगे। अब कैसे क्या होता है आप समझते जाओ। तो जो हमारा सैंपल होगा पहले उसको हम 0.1 ग्राम लेंगे और यहाँ पे 50 ml पानी लेंगे जो हमने यहाँ पे लिया, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो 0.1 ग्राम सैंपल हमने इस 50 ml पानी में ऐड कर दिया। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोडियम नाइट्रेट यानी कि AgNO3 को। ये हमारा 0.1 N ये नॉर्मेलिटी वाला सॉल्यूशन है जिसको हम 1 ml लेंगे। ये क्वांटिटी है, ये उसका मतलब कंसंट्रेशन है कि ये 0.1 N वाला है, नॉर्मेलिटी वाला है। उसको हम यहाँ पे 1 ml यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं 3 ml और 5 ml इसमें हम नाइट्रोबेंजीन डालेंगे। उसके बाद इसमें एज अ इंडिकेटर के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट का, और उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो यानी यहाँ ऐड कर देंगे। और जब ये पूरा बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद हम ऊपर फिल करते हैं अमोनियम थायोसाइनेट को, ठीक है। अब ये भी हमारा लगभग 0.1 N का नॉर्मेलिटी का ही होता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको यहाँ डालना शुरू करेंगे और टिप टिप करके ऊपर से सॉल्यूशन आएगा। और जब सॉल्यूशन आता जाएगा तो ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज होना एक तरह से शुरू हो जाएगा। और जब शुरू होगा न्यूट्रलाइज होना तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की क्वांटिटी नीचे कर रही है। अब एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसको हम थोड़ा सा शेक करते रहेंगे कि इसका जो कलर है ना वो हमारा रेडिश येलो कलर का हो जाएगा। और जैसे ही हमको ये देखना शुरू हो जाएगा, हम ऊपर से ये जो क्लिप दिख रही होगी इसको हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और ये ऊपर से सॉल्यूशन गिरना बंद हो जाएगा। और हम देन चेक करते हैं, ऊपर यहाँ पे इस तरह स्केल होता है, देखो 1 2 3 इस तरह होगा। देन हम चेक करेंगे कि हमने कितने ml ऑफ यहाँ पे अपने जो अमोनियम थायोसाइनेट है उसका इस्तेमाल कर लिया। जहाँ हम पे ये पता लग जाएगा कि हमने यहाँ पे 5 ml या 10 ml अमोनियम थायोसाइनेट का इस्तेमाल करके हमने इस वाला जो हमारा ये सैंपल था NaCl था उसको न्यूट्रलाइज किया या उसको हमने यहाँ पे टाइट्रेट किया है। तो इस तरह हमारा ये पूरा काम करता है। और बाद में जो हमारी ये वॉल्यूम होगी उसको हम यहाँ जैसे मान लो हमने N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लिख दिया, तो N1 हमारा इसका नॉर्मेलिटी 0.1 हो गया। वॉल्यूम हमने किस तरह इस्तेमाल किया, 5 या 10 ml वो हो जाएगा। फिर N2 इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है वो हमको पता है, ये हो जाएगा। और वॉल्यूम हम इसकी मदद से निकाल लेंगे कि कितने वॉल्यूम को कितने ने क्या कर दिया। इस तरह हम इस पूरे को मेजर करते हैं, अपनी वॉल्यूम और ये पूरी क्वांटिटी क्वालिटी सबको मेजर करते हैं। तो ये होता है ऐसे, और इस तरह हम परफॉर्म करते हैं अपने इसका NaCl का, जो आपको यहाँ पता चल गया। ये याद कर लेना क्योंकि भाई NaCl का इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि किसमें क्या लिया, तो ये चीज़ अभी आप याद कर लेना। तो ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर, वो आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट एक बड़ा कंपाउंड है, आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे C12H22O14। अब जैसे जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, उसी के जैसा आप लगभग इसको देखने में मान सकते हो, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और इधर हमारा ये कैल्शियम हो गया, Ca लगा होता है, साथ में ये वाटर के मतलब एक्वस फॉर्म में है तो H2O भी साथ में लगा होता है। अब इसका जो मोलिकुलर वेट है वो होता है 430.37 ग्राम। देखो ये छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना आगे आपके बहुत काम आएंगी। जैसे हमारा यहाँ पे हमने NaCl के बारे में पढ़ा था, तो NaCl हमारा क्या था, NaCl का भी हमारा फॉर्मूला NaCl सिंबल था और इसका मोलिकुलर वेट था 58.44। वैसे ही हमारा यहाँ पे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है।
अब ये एक्चुअल में होता क्या है, देखो कैल्शियम का ये हमारा साल्ट होता है जो ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि एक तरह से मान लो जो ग्लूकोनिक एसिड है उसके साथ मिला के साल्ट फॉर्म में हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट बन जाता है, और इसमें 9% करीब हमारा जो कैल्शियम के आयन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम इसके अंदर लगभग हमारा 9% प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो इसमें क्या है कि जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड का सॉल्यूशन होगा उसको हम गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, और जब गर्म कर देते हैं उसके बाद हम उसको फिल्टर करेंगे तो हमको कैल्शियम ग्लूकोनेट क्रिस्टल, जो उसके क्रिस्टल्स होंगे वो हमको मिल जाएंगे। अब जैसे सिंपल देखो, ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये जो आपको दिख रहा होगा लंबा चौड़ा ये हमारा होता है ग्लूकोनिक एसिड। अब इनको एक्सेस में लिया और जब हमने इनको पूरा किया तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये कैल्शियम हमारा इसके साथ इधर जुड़ जाएगा आके, देखो पूरा जुड़ गया। बाकी देखो यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे ये सेम है, और यहाँ से जो H हमारा पॉजिटिव है वो यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, H हमारा यहाँ से रिमूव हो रहा है, अब जो ये CO2 है ये हमारा इधर लग जाता है, और इसके बाद जो हमारा O2 है वो H2O की फॉर्म में, पानी तो हमारा बाहर निकल ही जाता है। और इसी को यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को कंबाइंड फॉर्म में हमने इस तरह लिख दिया कि इसमें टोटल कार्बन हमारे 12 हाइड्रोजन ये है Ca और H2O, ये कंप्लीट हमने इस तरह लिख दिया। तो ये देखो ये फॉर्मूला ना यही हमारा होता है पूरा का पूरा कैल्शियम ग्लूकोनेट का। यहाँ पे दोस्तों एक करेक्शन कर लेना, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका CaCO3 होता है, और यही रीजन है कि देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जो H यहाँ से एक निकला वो, और यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ था तो यहाँ पे 2 H निकलेंगे तो ये H2O हो जाएगा, और एक O हमारे यहाँ से बचता है तो ये H2O इस तरह हमारे यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे CO एक O निकल गया तो CO2 बचा, तो CO2 हमारा गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है, और जो खिए था वो हमारा इधर आके लग जाता है, और बाकी हमारा लगभग सेम रहता है, बस से ये H निकल जाता है। तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा यहाँ बन के तैयार होता है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर सिंपल हम बात करें तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। इसके बाद बात करें, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। अब इसका पीएच जो होता है वो लगभग हमारा क्या होता है कि ये हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि ये लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा, लगभग न्यूट्रल के बराबर ही हमारा होता है। अब ये उसका मेजर प्रिपरेशन हो गया, ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके जो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो जैसे इसको हम इस रूप में, ये था ना, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो कि ये पूरा लगा है, इसका होल ट्वाइस। ये मत सोचना कि सर ये तो 2 था इधर नहीं है, यहाँ देखो 2 लगा हुआ है हमारा, यानी कि ये सारा कुछ हमारा 2 है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया, इधर Ca2 पॉजिटिव, इधर 2 है। जब हम इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट था वो फिर से हमारा ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर हमारा बन जाता है ग्लूकोनोलैक्टोन। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, नहीं ये ग्लूकोनिक एसिड है, इसको फर्दर अगर हम यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के साथ ये कराते तो हमारा डी ग्लूकोलैक्टोन बन जाता है। तो हम यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट की मदद से डी ग्लूकोलैक्टोन बना सकते हैं, लेकिन वो फिर से हम पहले इसको ग्लूकोनिक एसिड यानी कि ये जो था ना इसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं, देन हम यहाँ पे ये बना सकते हैं। तो अगर हम इसके भी ऐसे के बारे में बात करें जो हमने बात किए थे NaCl के बारे में, तो ये आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें आपको लेना होगा 0.5 ग्राम सैंपल ले लो। उसके बाद आप यहाँ पे जो मैग्नीशियम सल्फेट होगा वो आपको 0.05 यानी कि मोलरिटी वाला आपको लेना है, और ये 5 ml लेना है जो इसमें जोड़ दोगे। इसके बाद 10 ml आपको स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशन लेना है जो आप इसमें जोड़ दोगे, और जब इन तीनों को जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा उसको टाइट्रेट करोगे आप 0.05 m डाई सोडियम EDTA के साथ में, और इसमें आप इंडिकेटर के लिए लेते हो मोर्डेंट ब्लैक सेकेंड जो 40 mg यानी कि 40 मिलीग्राम आप यहाँ पे डालोगे सिर्फ। और ये क्या करेगा कि जब आपको एंड में डीप ब्लू कलर यानी कि एकदम जब आप करते जाओगे ऊपर से सैंपल गिरेगा, आप इसको शेक करोगे, एंड में जब आपको डीप ब्लू कलर एकदम देखने को मिलेगा तो समझ लेना कि आपका ये सॉल्यूशन की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है और सारा काम आपका हो चुका है, ऐसे आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। यूजेस के बारे में बात करें तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, ये एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें 9% करीब कैल्शियम पाया जाता है, और यहाँ पे कहीं कोई जल फल जाता है ना तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की वजह से कोई जल गया तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा 2HF होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा इसके बारे में। ये भी थोड़ा देखो लॉन्ग में ही आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसलिए डिटेल्स में आपको सारी कहानी यहाँ पे बता दी गई है कैसे क्या होता है। आप देख सकते हो 4-5 पेज लगभग यहाँ पे भर चुके हैं हमारे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ORS के बारे में। देखो ORS 2 मार्क्स में भी आ जाता है और लॉन्ग में आएगा तो बस देखो सिंपल ही आता है। ORS क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, यही मेनली यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो ORS एक्चुअल में क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन विच आर यूज्ड टू ट्रीट फ्लूइड लॉस विच ऑकर ड्यू टू डायरिया, वॉमिटिंग और अदर डिजीज इन बॉडी फ्लूइड इज डिक्रीज। यानी कि मैंने क्या बोला है, जैसे हमारी बॉडी है और बॉडी में इतना सारा फ्लूइड होता है, तो अगर किसी भी रीजन से, चाहे वो वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, डिहाइड्रेशन हो, किसी भी रीजन से अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और आयंस की भी कमी हो जाती है। और इसकी
जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नुकसान हो सकता है, भाई कोई भी बीमारी हमको लग सकती है या हम बीमारी से लड़ नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसे टाइम पर हम यहाँ पे एक तो ERT हो गया, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ORS का भी इस्तेमाल करते हैं। और ORS की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, कमेंट करके फटाफट लिखो, देखते हैं कितने बच्चों को ORS की फुल फॉर्म आती है। बहुत ही सिंपल होती है, तो वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये हमारा सिंपल होता है, चीप होता है, इफेक्टिव वे होता है, हम डिहाइड्रेशन या फ्लूइड लॉस को रिस्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देखो ORS प्रोवाइड करता है आपको सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर एंड कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने ये आपको ORS दिखाया था, तो सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, पानी तो होगा ही, और डेक्सट्रोज वगैरह, थोड़ा नॉर्मल ग्लूकोज है, और कितना क्या होता है ये भी यहाँ पे सबको लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हो गया मेन। अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। तो अगर आप इस कंपोजिशन को लिख के आ जाओगे ना, तब भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो कंपोजिशन क्या है कि देखो, पहले जो हमारा WHO था, उनके अकॉर्डिंग जो ORS का फॉर्मूला था, उसमें टोटल वैल्यू हम 310 m ऑस्मोलिटी पर लीटर हम प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे अब जो नया हमारा WHO का स्टैंडर्ड आया, उसके अकॉर्डिंग हमको 245 m ऑस्मोलिटी पर लीटर ये मतलब प्रोवाइड करना होता है, अकॉर्डिंग टू WHO और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग। और अगर आप इसको देखोगे, देखो ध्यान से क्या है, टोटल जो ऑस्मोलिटी है वो हमको 245 प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबकी क्या, सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, सिट्रेट 10 और डेक्सट्रोज 75, और ये टोटल मिला के 245 हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भैया देखो, सोडियम आपको मिल रहा है सोडियम क्लोराइड से, पोटेशियम मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड से, और क्लोराइड इन दोनों से मिलकर मिल ही रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम लगभग आपका 2.6 ग्राम होगा, और इससे आपको सोडियम मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड KCl लगभग 1.5 ग्राम होगा, इससे आपको पोटेशियम और क्लोराइड दोनों मिल रहा है, क्लोराइड आपको यहाँ से भी मिल रहा है। उसके बाद ट्राई सोडियम सिट्रेट से आपको सिट्रेट मिलता है, जो यहाँ पे देखो क्या है, सिट्रेट भी लिखा हुआ है। तो सिट्रेट के लिए आपको ट्राई सोडियम सिट्रेट यहाँ पे डाला जाता है, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट डाला है सिर्फ, देखो सोडियम सिट्रेट है तो ये डालो, या ट्राई सोडियम सिट्रेट ये डाला गया है, ये लगभग 2.9 ग्राम डालोगे, ये सिट्रेट आपका बन जाएगा। और लास्ट में आप यहाँ ग्लूकोज डालोगे, ग्लूकोज लगभग 13.5 ग्राम डालोगे, इससे आपको ग्लूकोज मिलेगा। और जो डेक्सट्रोज है ना, जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये डेक्सट्रोज एक तरह से ग्लूकोज का ही पार्ट है, तो कुछ भी अलग नहीं है। अब आप ये देखोगे सर वैल्यू क्यों वेरी कर रही है, यहाँ सोडियम क्लोराइड 0.52 ग्राम है, ये है। तो देखो ये हम 1 लीटर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, और ये जो बनाई है भाई इन्होंने 200 ml, क्योंकि भाई ये जो पैकेट है ये भाई 200 ml का है, तो 200 ml, हाँ यहाँ पे क्या है, ये 200 ml का, तो 200 ml के अकॉर्डिंग कितने क्या क्वांटिटी मिलाई है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो वाटर है वो तो हमारे यहाँ पे मिला हुआ है, और यही था हमारा। अगर आप इसमें जो मोलरिटी की कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पे देखा जाए, देखो इसकी 75 है, आपको NaCl की दिखेगी, इनकी तो ये सारी मिला के ओवरऑल हमारे यहाँ पे टोटल जो ऑस्मोलिटी है वो 245 m ऑस्मोलिटी पर लीटर हो जाती है। और अगर आपको ये भी मैच करना हो, देखो यहाँ पे क्या है, इनके अंदर से ये मिला, अब कौन सा कितने कंसंट्रेशन में है ऑस्मोलिटी के वे में, तो देखो बिल्कुल सेम है। सोडियम आपको यहाँ दिख रहा होगा, Na सोडियम 75, सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, क्लोराइड 65, सिट्रेट 10 है, सिट्रेट 10 है, और ग्लूकोज हमारा 75 है, ग्लूकोज 75 है। तो लगभग पूरा ही बराबर में हमारा देखे 245 इसका ये हमारा पूरा बनकर तैयार होता है। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप यहाँ भी देख सकते हो। बाकी इन मोस्ट केस में क्या होता है कि एक्यूट डायरिया में हमारे जो पोटेशियम है वो लॉस्ट हो जाता है। सो पोटेशियम एक चीफ कंस्टिट्यूएंट हमारा बन जाता है ORS का, कि पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके बाद बाइकार्बोनेट सिट्रेट है, तो ये एडिट किया जाता है एसिडोसिस, यानी कि किसी को अगर मतलब किसी में बेस ज़्यादा लूज हो गया, किसी को मतलब एल्कली या स्टूल आप एक तरह से बोल सकते हो कि डायरिया किसी को ज़्यादा हो गया, तब इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें जो सोडियम और वाटर है उनका एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इसको कैसे ले सकते हैं, तो एडमिशन क्या है, ड्रिंक ORS एट रेगुलर इंटरवल ऑफ हाफ टू 1 आवर, यानी कि लगभग जो ORS लो और उसको आधा 1 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो। क्योंकि देखो अगर किसी को वॉमिटिंग या अगर किसी को मतलब डायरिया लगा हुआ है तो आप एकदम पी लोगे ना तो वो निकल जाएगा, तो इसलिए हल्के हल्के करके पीते हैं कि वो भी पचता रहे और आपकी बॉडी में जो फ्लूइड लॉस हो रहा है वो भी करंटली आपका बनता रहे। तो स्टार्टिंग में लगभग 5 से 7.5% वॉल्यूम दिया जाता है एवरी 2 से 4 घंटे के भीतर। अब इसके कुछ नुकसान क्या हो सकते हैं, देखो इसमें सोडियम और पोटेशियम हाई मात्रा में होता है, तो अगर इसका कोई ज़्यादा ही मात्रा में इस्तेमाल कर लेता है नॉर्मली भी, तो हाइपरनेट्रेमिया और हाइपर कैलेमिया ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यूजेस क्या है, तो ये हमारा लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या ओवरकम करता है, फ्लूइड लॉस को ये करता है। बाकी एक ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी इसको बोलते हैं, ये एक सिंपल चीप और इफेक्टिव मेथड होता है जिसमें हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करते हैं, या डायरिया की वजह से होता है उसको ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ORS। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे कभी शायद लिखा भी देखोगे, आपको यहाँ दिख जाएगा लिखा हुआ
तो देखो यहाँ पे साफ लिखा है क्या, द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो इसकी मदद से मतलब हम ओआरएस की मदद से ये थेरेपी हम करते हैं और हम अपनी बॉडी में जो फ्लूइड की कमी थी उसको यहाँ पे पूरा करते हैं। तो ये हो गया ओआरएस के बारे में। अब इसी वाले चैप्टर जो हमारा, ये देखो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था क्योंकि काफी कंसेप्ट थे, तो इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, वो आता है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एक्चुअल में क्या होता है, देखो आपको ये तो पता है कि हमारी बॉडी में भाई ढेर सारे फ्लूइड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये जो फ्लूइड्स है ना, ये हमारे बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, फ्लूइड्स बोल दो। जैसे हमारे एक तो हो गया एसिडिक नेचर का, जैसे कुछ हमारे एसिडिक हैं जिनका पीएच लगभग हमारा 7 से कम होगा, और एक हमारे हो जाते हैं जो बेसिक नेचर के हैं जिनका पीएच 7 से हमारा ज़्यादा होगा। और पानी तो आपको पता है न्यूट्रल है, वो भी हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हर तरीके का वो पाया जाता है। अब इसी बात पे क्वेश्चन बन के आता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है उसका पीएच कितना होता है, ये फटाफट से आप जो है कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ये बताओ ब्लड का पीएच कितना है, उसी बेस पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ब्लड हमारा स्लाइटली एसिडिक है या स्लाइटली बेसिक होता है। अब यहाँ पे ये हमने क्या जाना कि हमारी जो बॉडी है उसमें ढेर सारे फ्लूइड्स होते हैं। अब उसमें कुछ हमारे एसिडिक होते हैं, कुछ हमारे बेसिक होते हैं, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है कि जो हमारे एसिडिक और बेसिक नेचर के चीज़ है वो हमारी डिपेंड करते हैं पीएच पे, ये भी हमने जान लिया। अब पीएच अगर हमारा उससे कम है, जैसे लो अगर पीएच होगा किसी का तो वो एसिडिक हो जाएगा, हाई पीएच होगा तो वो बेसिक हो जाएगा। अब जो एसिडिक और पीएच ये भी हमारा डिपेंड करता है एच पॉजिटिव आयन पे, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि हमारे एच पॉजिटिव आयन कितने प्रेजेंट है किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो हमारा एसिडिक और बेसिक को डिफाइन करेगा। अगर कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक ज़्यादा है या लो पीएच है, एसिडिक ज़्यादा है, तो उसमें जो एच पॉजिटिव आयन है, इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, उनका कंसंट्रेशन हाई होगा। और किसी में अगर हमारा क्या है कि बेसिक है हमारा, जो पीएच उसका बड़ा हो रहा है, तो हमारा जो एच पॉजिटिव आयन है उसका कंसंट्रेशन हमारा कम हो जाएगा। तो भैया कि द पीएच लेवल ऑफ दिस फ्लूइड इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड इट्स लार्ज फ्लक्चुएशन इट मे कॉज सीवियर डेंजर। अब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में जिसका भी जो है, अब तक यहाँ पे आपको दिख ही गया, जो हमारा ब्लड का पीएच है वो लगभग 7.42 के बराबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको इतना ही मिलेगा, ये हमारा हल्का बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसके लिए एक रेंज बन गई है कि हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 6.8 से लेके 8 तक होना चाहिए, और इसके बीच में अगर हमारा ब्लड का पीएच वेरी करता है तो हमारा ठीक है। लेकिन अगर वो हमारा 6.8 से कम जाता है, 6.5 की तरफ जाता है, 5 की तरफ जाता है, तो आप समझ रहे हो कि ब्लड हमारा एसिडिक हो रहा है, और उसकी वजह से भाई बंदे की डेथ तक हो सकती है। और अगर वहीं किसी का ब्लड जो 8 से भी ऊपर जा रहा है तो भाई वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो वही है कि मान लो जो हमारा ब्लड का पीएच है अगर वो डाउन और अप हो रहा है रेंज के अंदर में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो रेंज से बाहर जा रहा है तो वो बहुत सीवियर डेंजर हो सकता है और ये डेथ तक कॉज कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर कोई चीज़ हमारी नॉर्मल है तो वो नॉर्मल 7.5 से 7.35 से 7.45 के बीच में है। अगर वो 7.35 से इधर जा रही है तो वो हमारी एसिडोसिस हो जाएगी। जैसे ये 7.42 है, अगर ये इससे मान लो ये हमारी नॉर्मल जगह है, अगर वो इधर तक जा रही है 7.3 तक, तब तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो इससे भी कम हो रहा है तो हमारा 7 तक जा रहा है तो वो एसिडोसिस है। लेकिन अगर वो 7 से भी कम हो रहा है, यानी कि 6.8 से भी कम होता जा रहा है, तो हमारी डेथ तक हो सकती है, इतना सीवियर है। और वहीं अगर थोड़ा ऊपर मान लो ये 7.42 के बराबर है, अगर थोड़ा इधर जा रहा है 7.45 तक, तब तो वो नॉर्मल में जा रहा है। लेकिन वहीं वो इससे ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते 8 तक पहुंच गया यहाँ तक, तब तो एकदम मतलब समझो कि नॉर्मल। लेकिन जैसे ही 8 से ऊपर और गया उस बंदे की डेथ तक हो सकती है। तो एक रेंज बन जाती है। और इसीलिए अब आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ आए कि फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्यों जरूरी है। तो आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ पे कि जैसे ये हमारी रेंज चल रही है, तो अब हमको जो है इस ब्लड के पीएच को बैलेंस कराना पड़ेगा, इसको बैलेंस, इसके एसिड बेस बैलेंस बनाना पड़ेगा कि ना तो ये हमारा 7 से नीचे चला जाए, ना ये हमारा 7.8 से ऊपर चला जाए। क्योंकि अगर ये ऐसा जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा सीवियर नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें जो है बैलेंस बनाना पड़ेगा। और इस बैलेंस को बनाने के लिए हमारी खुद की बॉडी में भाई बफर सिस्टम, क्योंकि बफर का मेनली काम क्या होता है, वो पीएच के चेंज को रोकता है। तो यहाँ पर भी पीएच के चेंज को रोकने के लिए हमारी बॉडी में खुद के कुछ बफर सिस्टम होते हैं, मतलब खुद के बॉडी का सिस्टम होता है। तो यहाँ बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम है जो हमारे इस बॉडी को रोकता है। पहला हमारा आता है बफर सिस्टम, दूसरा आता है रीनल सिस्टम, तीसरा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें बफर सिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस को रोकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है, देखो आ जाता है, अगर आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से करके आ सकते हो। तो अगर हम पहले बात करें बफर सिस्टम के बारे में, तो बफर आपको बताएं वो सॉल्यूशन है जो हमारे पीएच जो हमारा चेंज हो रहा है उसको रोकने का काम करता है। अब ये बेसिकली हमारा क्या होता है, या तो हमारा बीक एसिड और उसके साल्ट से बना होगा, या हमारा बीक बेस और उसके साल्ट से बना होता है। और ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है उसको बीक एसिड या बीक बेस में कन्वर्ट कर देगा। उसकी कुछ बेसिक बातें थी। अब इसके 2 तरीके का हमारा सिस्टम जो हम पढ़ेंगे, पहला हमारे बॉडी के अंदर होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एक्चुअल में क्या करता है, देखो इसमें एक तो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर, इसको एस्टर बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे में जो एच पॉजिटिव आयन है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे कमी हो रही थी वो एच पॉजिटिव आयन की वजह से हो रही थी, तो जो हमारे में एच पॉजिटिव आयन है इसको मतलब बैलेंस करेगा, या तो इसको कम करेगा या ज़्यादा करेगा। अब वो हमारा इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारे में प्रॉब्लम हो रही है। अब इन केस ऑफ एल्कलोसिस, एल्कलोसिस मतलब क्या होता है कि आपका जो पीएच है हमारा
पीएच जो है आपको वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एक बेसिक की तरफ आप जा रहे हैं। क्योंकि देखो एल्कली मतलब जो हमारे बेस होते हैं, तो एल्कलोसिस क्या है कि आपके पीएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर पीएच का लेवल ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आप यहाँ पे अभी ये चार्ट देख रहे थे, इसमें जो आपका नॉर्मल जो आपका ब्लड है उसका जो लेवल है वो नॉर्मल से इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ जा रहा है तो इसको हम यहाँ पे एल्कलोसिस बोलते हैं। और जब एल्कलोसिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो जो हमारा बाइकार्बोनेट सिस्टम है वो क्या करता है, देखो बाइकार्बोनेट में क्या है कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो टूटता है H पॉजिटिव और HCH3 नेगेटिव आयन में। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारा पीएच का लेवल बढ़ेगा, जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो यहाँ पे टूटना शुरू कर देगा, और टूटकर वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज होना शुरू कर देगा। और जब H पॉजिटिव आयन आएंगे तो आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन हमारे एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और जब एसिडिटी को बढ़ाएंगे तो जो हमारा पीएच का लेवल है वो हमारा इधर की जगह इधर जाएगा। इधर क्यों जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन हमेशा इस तरफ करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे जो एल्कलोसिस में आ रहा था, हमने यहाँ से क्या किया, बाइकार्बोनेट में H पॉजिटिव आयन रिलीज किए, और H पॉजिटिव आयन की मदद से क्या होगा कि फिर से जो हमारा नॉर्मल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और हमारा जो पीएच रेंज होगा ब्लड को वो फिर से नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। इस तरह ये हमारा काम करता है। अब इन केस ऑफ एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब क्या है कि अब पीएच एसिडिक हो गया, आपके लेवल बहुत ज़्यादा है, इस टाइम क्या होगा कि जो हमारा बाइकार्बोनेट था वो काम करेगा। देखो ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इसको जब डिसोसिएट करते हैं तो ये हमारा बनता है बाइकार्बोनेट हमारा। अब ये जो हमारा बाइकार्बोनेट है ये क्या करेगा कि जैसे आपको पता है H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में ये मतलब पीएच हमारा क्या हो रहा है, कम होना शुरू हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वाले H पॉजिटिव आयन है उनके साथ खुद रिएक्शन करके यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। यानी कि दोनों में ये क्या कर रहा है, मेन इसका जो काम है वो क्या कर रहा है कि ये जो हमारे H पॉजिटिव आयन है ये है, अब अगर ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर ये बढ़ जाएंगे तो हमारा जो पीएच है वो डाउन हो जाएगा, और पीएच डाउन का मतलब क्या है कि ये हमारा एसिडिक होगा। अगर ये कम हो जा रहे हैं तो पीएच हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगा, और इसका मतलब क्या है, ये हमारे बेसिक हो गया। अब यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इसको तोड़ते हैं तो HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में टूटता है। तो अब क्या करता है, अगर इस वाली जगह पे जा रहा है कंडीशन, तो ये क्या करेगा, तोड़ देगा अपने आप को, और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आना मिलना शुरू हो जाएंगे, और मिलते रहेंगे तो ये पीएच फिर से हमारा नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, तोड़ दिया, तो ये जो बना ना, ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाले H हैं इनके साथ खुद रिएक्शन करके और इसको H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और इसका जो पीएच डाउन हो जाता है उसको नॉर्मल लेके आएगा। तो इस तरह हमारा ये बाइकार्बोनेट वाला सिस्टम काम करता है। सेकंड हमारा आता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो ये भी हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगा। कैसे करता है, एक इसमें आता है मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO2 नेगेटिव, एक आता है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ये भी कुछ हमारा बाइकार्बोनेट तरह काम करता है। कैसे, अगर किसी को एसिडोसिस हो गया, यानी कि किसी में एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो गई, जैसे मान लो H यहाँ पे ज़्यादा हो गए, तो ये क्या करेगा, ये उस एक्सेस H के साथ खुद रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है। एक कंडीशन हो गई। दूसरा इसका उल्टा है, अगर एल्कोलासिस हो गया यानी कि पीएच ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन हमारे कम है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को तोड़कर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, और वो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे रिलीज होकर क्या करेंगे, इस पीएच के लेवल को कम करेंगे। जो काम बाइकार्बोनेट कर रहा था कार्बनिक एसिड, वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, हमारा मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कर रहे हैं। मोनो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे देखो H पॉजिटिव के साथ मिला के उसको कम कर देगा, और यहाँ पे अगर इसकी कमी हो रही है तो उनको रिलीज करके ज्यादा कर देगा। इस तरह हमारा काम करता है। थर्ड हमारा सिस्टम यहाँ पे आता है रीनल सिस्टम हमारा। अब देखो रीनल सिस्टम क्या काम करता है भाई, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन करेगा, एलिमिनेट कर रहा है, यानी कि जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालता है, और रीअब्जॉर्प्शन भी करता है। ये सारे काम रीनल सिस्टम करता है। ये आपको यूरिन फॉर्मेशन में सब समझ आएगा, आगे हम कभी बात करेंगे डिटेल्स में। अब क्या हो रहा है कि अगर मान लो हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो गया, यानी कि पीएच कम हो रहा है, तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, रीनल सिस्टम की नहीं क्या करेगी, जो H पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करना शुरू कर देगी, और जब एलिमिनेट करेगी तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में इसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा, और पीएच हमारा नॉर्मल की तरफ आएगा। वहीं अगर एल्कोलासिस हो गया तो H पॉजिटिव आयन कम हो गए, तो अगर कम होंगे तो जो हमारी बॉडी में जब ब्लड आएगा फिल्टर होगा, तो उसके बाद क्या करेगा, जो H पॉजिटिव आयन फिल्टर हो गए उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा देगा, और जब रीअब्जॉर्ब करवा देगा या फिर वो बाइकार्बोनेट जो आयंस हो गए इनको रीअब्जॉर्ब करवा देगा। तो इन सब की वजह से क्या है कि वो जब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में जो H पॉजिटिव आयन है वो फिर से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ये अपना काम करता है। तो रीनल सिस्टम आप सिंपल समझ गए। अगर बॉडी में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए तो एसिड मतलब पीएच लेवल कम होगा, एसिडोसिस होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को रिमूव करना शुरू कर देंगे, जिससे हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। और अगर वहीं पे क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं, और ज़्यादा की वजह से हमारी बॉडी में कम हो गए हैं, कम की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, उस टाइम हमारा जो मतलब H पॉजिटिव आयन है उनको रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, या जो कार्बनिक एसिड है वो अपने आप को H पॉजिटिव आयन देना शुरू कर देगा। इस तरह हमारा ये काम करता है। देन थर्ड हमारे यहाँ पे आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है कि जैसे अगर हम क्या करें कि हम CO2 हमारी बॉडी में अगर लेवल को कम कर दें, तो CO2 की वजह से हमारे बनते हैं H2CO3। अब H2CO3 जब बनेगा
तो H2CO3 हमारा टूट के क्या करता है, HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव, यानी कि ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। अब सिंपल समझो दो केस है, एसिडोसिस हो गया, यानी कि हमारी बॉडी में क्या है, H पॉजिटिव आयन का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से हमारा पीएच कम हो रहा है, ये कंडीशन है। अब क्या करेगा, हमारा ब्रेन तक ये खबर पहुंचेगी और ब्रेन रिसेप्टर मतलब चालू करके हमारा जो रेस्पिरेटर है वो बढ़ जाएगा, और रेस्पिरेटर बढ़ने से क्या है, जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे छोड़ेंगे, और जैसे जो हमारा CO2 है वो हमारी बॉडी से बाहर ज़्यादा निकल जाएगा। और जब CO2 बाहर निकल जाएगा तो देखो इन दोनों को, जब CO2 हमारा पानी के साथ मिलता है तब जाके हमारा H2CO3 बनता है। तो अगर हमारे पास CO2 की कमी हो जाएगी तो हमारा H2CO3 भी नहीं बनेगा। और H2CO3 ना बनने के फायदे क्या होंगे, क्योंकि H2CO3 आगे अपने आप को तोड़ के क्या बनाता है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बनाता है, और H पॉजिटिव आयन जब बनेगा तभी तो वो पीएच को कम करेगा, एक्स्ट्रा बनेगा। तो जब H पॉजिटिव आयन बनेगा ही नहीं तो हमारा जो ये कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा जो पीएच है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की क्या होने लग गई, कमी होने लगी, और H पॉजिटिव आयन की कमी की वजह से पीएच हमारा बढ़ जाएगा और हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। वहीं अगर इसका उल्टा पढ़ते हैं, मान लो एल्कलोसिस हो गया, इसमें क्या है कि हमारे H पॉजिटिव आयन की कमी हो गई, जिस वजह से जो हमारा पीएच है वो बढ़ता जा रहा है, तो ब्रेन के पास खबर पहुंचेगी, सारा कुछ होगा, तो हमारा रेस्पिरेटर इसमें हमारा घट जाएगा, और घट के क्या है कि हम स्लोली सांस लेंगे तो जो हमारा CO2 है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहेगा, और जब CO2 ज़्यादा रहेगा तो CO2 हमारा मिलेगा H2O के साथ में, और मिलके बनाते हैं H2CO3, और ये H2CO3 फर्दर क्या करेगा, SCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, और जब इसको रिलीज करेगा तो इसकी वजह से फिर से हमारा पीएच जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा और हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। इस तरह हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला भी अपना इस चीज़ में मेन रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको ये फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब अगर सिंपली बात करें, हमने अपना चैप्टर 1 भी कवर कर लिया, चैप्टर 2 भी कवर कर लिया, चैप्टर 2 हमारा काफी लेंदी था, 2-4 चीजें इसमें थी और एग्जाम में आती भी हैं। अब हमारे यहाँ पे थर्ड बारी आती है डेंटल प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो डेंटल प्रोडक्ट को हम डेंटिफ्राइसिस भी बोलते हैं, एंटीकैरीज एजेंट भी बोलते हैं, और इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है रोल ऑफ फ्लोराइड के बारे में। अब इसका जो पहला क्वेश्चन था वही था कि डिफाइन डेंटल कैरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन बनता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आता है, और 2 मार्क्स वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि डीसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये जिंक यूजनल सीमेंट क्या होते हैं, ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो एग्जाम में ये जरूर आता है, लेकिन 2 मार्क्स में आता है, तो उन वाली वीडियोस में हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो ये हमारा एक तो इस पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट में हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफाइन डेंटल प्रोडक्ट, राइट अ रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज विद रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि हमको पहले डेंटल प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, फिर डेंटल कैरीज के बारे में भी बात करेंगे, फिर जो फ्लोराइड है वो क्या रोल प्ले करता है डेंटल कैरीज के अंदर, उसके बाद हम यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी बात करेंगे। अब डेंटल प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, देखो नाम से क्या समझ आ रहा है, डेंटल प्रोडक्ट मतलब दांत के लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो दांत के लिए बने हैं। तो सिंपल क्या है कि दीज आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, यानी कि जो हमारे दांतों में कुछ भी कीड़ा वगैरह या कैविटी वगैरह हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो हमारे दांत होते हैं उनकी हेल्थ को और उनकी हाइजीन को यानी कि साफ सुथरा रखने के लिए हम डेंटल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे वो प्रोडक्ट है जो हमारे डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे, और इसके अलावा हमारी डेंटल की जो हेल्थ हाइजीन है उनको मेंटेन करेंगे। अब जो डेंटल का यानी कि दांतों के बारे में, तो थोड़ा आपको दांत के बारे में भी पता होना चाहिए, और एग्जाम में भी आप इसको थोड़ा सा लिख के आना। तो जो हमारे दांत होते हैं इसमें बेसिकली हमारी 3 लेयर पाई जाती हैं। पहला हमारा होता है इनेमल, डेंटाइन और सीमेंटम। तो पहले आप यहाँ पे इसका डायग्राम देखो और ये आप बनाकर आना, ठीक है। तो ये आपको दांत दिख रहा है, तो ये सबसे ऊपर की लेयर है जिससे हम लोग खाना चबाते हैं या कुछ भी करते हैं। ये एक तो बहुत स्ट्रांग होती है, और इसी वाली लेयर को हम यहाँ पे इनेमल बोलते हैं। तो ये वाइट हार्ड मटेरियल की कवरिंग जो पूरे दांत को कवर करती है, वाइट हार्ड मटेरियल होता है, और इसमें लगभग 98% मिनरल पाया जाता है, जो पूरी बॉडी का लगभग हार्डेस्ट पार्ट है अबव द गम, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बॉडी का बहुत हार्ड, ये बहुत ही कठोर होता है, जैसे हड्डियाँ मजबूत होती है ना, उससे भी ज़्यादा हमारा मजबूत होता है दांत का ये ऊपर वाला पूरा पार्ट। फिर हमारा आता है इसके नीचे वाली जो लेते होती है हमारी डेंटाइन। अब जो इसके अंदर की ये होती है ना, इसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं, और इसमें जितने भी हमारी नसें वगैरह होती हैं, वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं खून की, वो सारी हमारी इसी में आती हैं। जो ऑपरेशन कीड़ा सब लगता है ना, आपने देखा होगा छेद करके ना, वो पूरा इसी को करते हैं, ऐसे ऐसे करके वीडियो देखी होंगी, ऐसे ऐसे करके इसमें हम वो पूरा स्क्रू डाल के सब कुछ में साफ करते हैं। तो इस पल्प कैविटी होती है, इसको हम क्या करते हैं, कवर करके रखती है हमारी ये डेंटाइन। तो डेंटाइन कवर करती है पूरी पल्प कैविटी को, और हमारे दांत के पूरे पोर्शन को देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये पूरा इसने क्या किया, पूरे दांत को अच्छे से कवर करके रखा है। और इसके अलावा जो हमारी थर्ड लेयर है वो है सीमेंटम। अब सीमेंटम जो ये आपको दिख रही होगी ना, जैसे हमारा दांत यहाँ से देखो, ये हमारे मसूड़े हैं, तो मसूड़े के ऊपर वाला ये पूरा डेंटाइन है, और जो नीचे से इसको कवर करके रखा है ये वाला पार्ट, इसको हम सीमेंटम बोलते हैं, और ये भी हमारे पूरे टीथ को यहाँ कवर करके रखती है। तो 3 मेन लेयर है, इनेमल हो गई हमारी पहली ऊपर की, दूसरी डेंटाइन हो गई, तीसरी हमारी सीमेंटम हो गई। अब जो डेंटाइन लेयर है उसके अंदर हमारी ये पल्प कैविटी वेसल ये सब हम इसके अंदर कवर करके रखते हैं,
अब ये सब आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा होता है बेसिकली टूथ। अब हम यहाँ बात करते हैं एंटी कैरीज एजेंट के बारे में। अब देखो इन्हीं को हम वैसे डेंटल कैरीज भी बोलते हैं, डेंटल मतलब जो प्रोडक्ट है उसको हम एंटी कैरीज एजेंट भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, किसी भी नाम से है आपको यही सारी बातें लिख के आनी है। तो अगर हम बात करें एंटी कैरीज एजेंट के बारे में, तो दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज और टूथ डिके। ये दो वर्ड आप याद रखना, डेंटल कैरीज, टूथ डिके, दैट इज डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ अलॉन्ग विद फाउल माउथ ऑर्डर। अब है क्या डेंटल कैरीज, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपको ये दांत दिख रहा था, अब क्या था कि इसमें सबसे ऊपर की लेयर हमारी इनेमल थी। अब क्या होता है कई बार कि जैसे हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं। अब मैं पूरा ही आपको बेसिक से बता देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जैसे बहुत लोग खाना पीना, भाई सारे लोग खाते हैं, तो खाने के बाद ब्रश नहीं करते अच्छे से। लोग बहुत इतने आलसी, जैसे सर्दियों का टाइम भी है तो 2-2 3 दिन तक नहीं करते हैं, खाना पीना खाते हैं। अब देखो होता क्या है, नुकसान क्या है, और शाम को हमको ब्रश क्यों करना चाहिए। जैसे कोई भी खाना पीना हम खाते हैं तो वो यहाँ पे फंस जाता है, इस जगह फंस गया, यहाँ फंस गया, इधर अटक अटक जाता है, कहीं भी अटक जाता है। अब इनका शेप ही इस तरह बनाया जाता है कि ये चबा सके अच्छे से। आप सोचो सीधे बनाते कुछ नहीं फंसता, इसलिए होता है कि भाई सार के च्यू कर सके, अच्छे से चबा सके। अब जब खाने पीने फंस जाता है ना, तो वो फूड कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर थोड़े थोड़े माइक्रोब्स, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट में आप लोग बोल रहे हो, ये सारे उनमें क्रिएट होते हैं। और वो क्या करते हैं ना, वो एसिड रिलीज करते हैं। और वो एसिड जो इनेमल इतनी मजबूत लेयर है ना, उसको भी यहाँ से क्या करते हैं, धीरे धीरे काला, मतलब यहाँ पे काला हो जाता है और ये जगह हमारी खुलने लग जाती है। और खुलने की वजह से क्या है कि अब यहाँ से एंट्री हो जाती है अंदर। अब ये स्ट्रांग है, लेकिन जो डेंटाइन है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ से चीरते हुए ये हमारे पल्प जो बेसल्स है ना, यहाँ पे पहुँच जाती है। और इसके अंदर भी खाना पड़ के पूरा सड़ने लगता है और उस वजह से बदबू भी आने लगती है। यानी कि ये बहुत नुकसान होते हैं। इसीलिए आपको ब्रश करने चाहिए और टाइम टू टाइम पूरा इसको क्लियर करना चाहिए। और सुबह तो करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। अगर शाम को आप प्रॉपर ना कर सको तो मेरी सलाह है, एटलीस्ट अपनी उंगली से आप गम्स वगैरह पे पूरा, और वो कुल्ला मारते हैं ना करके, यानी पूरा क्लीन कर लो। ऐसा ना हो कि आपके मुंह में सब्जी या कुछ फंसा हो, उसको आप एक बार क्लीन कर लो और पूरा क्लीन करके इसको हटा के रखो, ठीक है, जिससे आपको कोई ऐसे जैसे बीमारी ना लग सके। तो टूथ देखेगा कि जैसे कुछ भी खाना पीना ये सब होता है, या जो माइक्रोब्स हो गए या कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये कुछ यहाँ चिपके रह जाते हैं तो इनेमल पे, तो ये एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। और वो एसिड धीरे धीरे क्या करता है, इस पूरे इनेमल को डैमेज करने लगता है और ये डेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे काला पड़ जाना, वो जगह टूट जाना, सड़ जाना, तो ये हमारा डेंटल कैरी या टूथ डिके कहलाता है। अब इसी डेंटल कैरी या टूथ डिके को ट्रीट करने के लिए हमारे आ जाते हैं एंटी कैरीज एजेंट। देखो नाम से क्या है, कैरी हो गई है, अब इसी कैरीज को ट्रीट कर रहा है एंटी कैरीज। एंटी मतलब अपोज कर रहा है, यानी कि इस कैरी जो प्रॉब्लम है उसको अपोज करके उसको ठीक करने का काम करेंगे एंटी कैरीज एजेंट हमारे। तो वही इसमें काम करते हैं। इसके अलावा ये और क्या, देखो टूथ डिके था ना, इसमें और भी एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, जैसे डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारे जो दांत कैल्शियम से पूरा बना होता है, तो कैल्शियम का लेवल यहाँ पे कम होने लगता है और कम होते होते ये लेयर हमारी कमजोर हो जाती है और इसमें हमारे छेद तक हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको समझ आ रही होगी। और इन्हीं सब के साथ में क्या होता है कि जो मुंह से गंदी बदबू आती है ना, वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम को ठीक करता है एंटी कैरीज एजेंट। अब इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले हमको पढ़ना है कि फ्लोराइड का रोल क्या होता है डेंटल कैरीज को ट्रीट करने में, क्योंकि ये एक तो अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ भी हमारा ये दिया हुआ है। तो देखो फ्लोराइड जो हमारा होता है, एक मेन सब्सटेंस होता है जो हमारा डेंटल कैरी या फिर टीथ रुके में ट्रीटमेंट में हमारा इस्तेमाल किया जाता है। एक मेन आयन है या मेन सब्सटेंस हमारा। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड हमारा बहुत कम अमाउंट में, यानी कि ट्रेस अमाउंट इसको बोलते हैं, जिसको हम मीजर कर सके, तो बहुत ही कम अमाउंट में हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और लेकिन क्या है कि जैसे हम जो खाना पीना खाते हैं या जो पानी वगैरह पीते हैं, उससे सफिशियंट अमाउंट में हमारी बॉडी में फ्लोराइड पहुंच जाता है। और फ्लोराइड का मेन काम क्या होता है कि जो फ्लोराइड है ना, वो हमारे दांतों को एक तो सेफ रखता है, दूसरा जैसे यहाँ पे जो मतलब एसिड वगैरह लग के इसको खराब करे तो उसको प्रिवेंट करता है। कैसे करेगा वो आप आगे समझ जाओगे। तो मेनली ये सब मतलब हमारा फ्लोराइड की वजह से ये सब होता है कि फ्लोराइड की कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है, अब एक तो ये हो गया कि जैसे आजकल जो पानी फिल्टर ये सब बहुत कुछ हो गया है, उस वजह से या जो हमारा ग्राउंड वाटर है जो आप ड्रिंक करते हो उसमें फ्लोराइड की कमी हो गई है, या आपकी डाइट वगैरह में फ्लोराइड की कमी हो गई है, या आपने यहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान कर लिया कि जो फ्लोराइड आप इस्तेमाल जो आपकी बॉडी में अब तक प्रेजेंट है वो आपके लिए कम पड़ रहा है। तो ये कुछ लॉस है जिनकी वजह से आप में ये डेंटल कैरीज हो सकती हैं। अब एक प्रोसेस और करी जाती है, इसको हम फ्लोरिडेशन कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है ना, उसमें वो लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्लोराइड मिला देते हैं एक्सटर्नली, और इस प्रोसेस को हम फ्लोरिडेशन बोलते हैं। और ये भी किया जाता है जिससे बंदों में फ्लोराइड की कमी ना हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लेते कैसे हैं, तो फ्लोराइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल और टॉपिकल रूट। इसको या तो ओरल रूट से दे सकते हैं या टॉपिकल रूट से। ओरल का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचाया जाएगा, और टॉपिकली क्या होता है, जैसे हम ब्रश करते हैं ना, उसी तरह हम ऊपर ही अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा
टॉपिकली हो जाएगा। तो जब फ्लोराइड हमारा होता है या कोई सॉल्ट होता है वो अप्लाई किया जाता है ओरली या इसको हम इंटरनली बोलते हैं, तो ये हमारा रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, ट्रांसपोर्ट होता है और डिपोजिट हो जाता है हमारी हड्डियों में, और हमारे जो टीथ बनते हैं ना वो भी इसकी वजह से बनते हैं। और इससे हमारा जो फ्लोराइड है वो यहाँ पे अपना बेस्ट रोल दे पाता है, क्योंकि देखो ब्लड में पहुंच गया तो ब्लड के द्वारा जो कैल्शियम या जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट हमारे दांतों को या हमारी हड्डियों को मिलने थे वो यहाँ से मिल जाते हैं। तो जो डेवलपिंग टीथ है उन सबको मिल जाता है हमारा फ्लोराइड, और जो बचा कुछ फ्लोराइड होगा उसके बाद भी बच गया वो हमारे किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हम यहाँ पे अपना ओरली भी फ्लोराइड दे सकते हैं जो बॉडी में जाके क्या करेगा, हमारे दांतों को और हमारी बोन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो हमारा फ्लोराइड साल्ट या सॉल्यूशन होगा उसको हम टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिकली होता है किसी पे सरफेस पे अप्लाई करना, तो हम उंगली पे लेके या किसी से भी हम जो ब्रश वगैरह से करके अपने डायरेक्ट दांतों पे भी ब्रश कर सकते हैं। ये हमारे डेंटल कैरी से हमको प्रिवेंट करेगा, और जो लीजन कोई घाव वगैरह बनता है हमारे दांत के सरफेस पे या कोई एसिड या एंजाइम वहाँ पे कुछ अटैक करेगा तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये काम हमारा फ्लोराइड करता है, इसलिए फ्लोराइड डेली जरूरी होता है। इसके बाद क्या होता है कि अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड, यानी कि ये मान लो कि फ्लोराइड हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, दैट इज मान लो कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि कोई भी मिलियन है उसका एक छोटा सा पार्ट भी हमारे लिए मोर देन इनफ होता है। तो यही हमारा है कि दैट इज 1 ppm इज यूजुअली एडेड इन द प्रिपरेशन। कोई भी प्रिपरेशन में लगभग 1 ppm जोड़ा जाता है, वेयर मोर देन 2 to 3 ppm मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड में कॉज। अगर आप लोग 2 या 3 ppm से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हो तो एक तो वो आपके दांत को मोटलिंग होता है, जैसे दांत ब्रिटल हो, जैसे चावल का दाना देखा है ना उस तरह का दांत दिखना शुरू हो जाता है, तो ये भी नुकसानदायक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे हमारी जो बोन हड्डियां उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, हमारे पेट में डिस्टर्बेंस हो सकता है, हमारी मसल्स वीक हो सकती हैं, और इवन अगर ज़्यादा मात्रा में आप ले लो फ्लोराइड तो हार्ट फेलियर तक का चांस हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कोई भी हद से ज़्यादा नहीं लेना है, जो नॉर्मल है उसी का इस्तेमाल हमको करना होता है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म काम करेंगे आखिर फ्लोराइड काम कैसे कर रहा है। तो पहली बात क्या है कि जैसे ही फ्लोराइड एंटर करता है वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है ना उसकी एबिलिटी क्या होती है कि वो एसिड जो बना रहा होता है उसकी एबिलिटी को डाउन कर देगा, और जब एबिलिटी डाउन हो जाएगी यानी कि रिड्यूस कर देगा कि वो एसिड को बना ही ना पाए। उसके अलावा देखो एसिड जब नहीं बनेगा तो दांत खराब होने की प्रक्रिया हमारी कम हो गई। उसके अलावा क्या कर रहा है, जो दांत का जिस एरिया में हमारी प्रॉब्लम हुई है उसको रीमिनरलाइज कर देगा, यानी कि वहां पे जो कोई मिनरल्स की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी, फ्लोराइड की कमी हुई थी, वहां पे वो जाके उस मिनरल जो मिनरल्स की कमी हुई थी उसको फुलफिल कर देगा, तो रीमिनरलाइज कर देगा। ये दो काम हो गए, पहले बैक्टीरिया के काम को रोक रहा है, दूसरा मिनरलाइज कर देता है। थर्ड क्या है, ये आपको क्या कर रहा है कि जैसे आप इसको समझो, मान लो कि मेरा दांत है, ये मैं पूरा आपको बना के ही दिखा देता हूँ अच्छे, ठीक है। तो ये जो हमारा टीथ था इसका सबसे ऊपर का पार्ट हमारा इनेमल था, तो जो इनेमल था ना उस पर एक सब्सटेंस मतलब इनेमल जो बना होता है वो बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। किसका? हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। और अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, देखो यही तो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये क्या लिखा है हमने, हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो इनेमल बना होता है इसका फॉर्मूला होता है Ca10PO4 का होल 6 और OH2। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा इसमें लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो ये हमारा होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है एनिमल का। जो एनिमल हमारी सबसे ऊपर की लेयर है उसमें ये होता है, एनिमल मत सुन लेना रणवीर का वाला, एनिमल ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लोराइड क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सिल जो एपेटाइट है ना उसमें जो हाइड्रोक्सिल है इसको रिप्लेस करके खुद लग जाता है, और खुद लगने के बाद वो यहाँ पे हाइड्रोक्सी हट गया, फ्लोराइड लग गया तो फ्लोर एपेटाइट लग जाता है। जैसे ये हमारा पूरा था तो इसमें जो ये OH है इसकी जगह हम यहाँ पे 2F नेगेटिव यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये यहाँ लग जाएगा, तो हमारा F2 बन जाएगा। तो ये जो हमारा था ये था हाइड्रोक्सिल एपेटाइट, ये हमारा है फ्लोर एपेटाइट, और इसकी वजह से क्या है कि अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, और ये एसिड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया या कुछ होगा, ड्राई प्लेग बैक्टीरिया जो एसिड मतलब बना रहा था वो अब वहाँ पे बना नहीं पाएगा, उस जगह को गला नहीं पाएगा, और हमारी वो जगह ठीक रहेगी। तो देखा जाए तो जो फ्लोराइड है ऊपर से तो काम कर ही रहा है, हमारे बैक्टीरिया को रोक रहा है, अंदर से भी काम कर रहा है कि वो एनिमल का जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बना देता है, खुद जाके बैठ जाता है, और इस मजबूती की वजह से क्या है कि अब वहाँ पे बैक्टीरिया हमारा अटैक नहीं कर पाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा एक था सोडियम फ्लोराइड था, और हमारा एक और है वो हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो हैं। अब देखो आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है आपको जैसे लिखने के लिए आता है एंटी कैरीज एजेंट के लिए, तब भी आप यही लिख के आओगे जो मैंने बातें बताई, रोल ऑफ फ्लोराइड लिख के आ जाना एंटी कैरीज एजेंट के अंदर में जो बातें। अब या तो यहाँ पे एंटी कैरीज एजेंट आ जाए, या डेंटिफ्राइजेस आ जाए, या आपके सामने डेंटल प्रोडक्ट आ जाए, आप यही सारी बातें लिख के आनी पड़ेगी, रोल ऑफ फ्लोराइड लिख के आना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट लिख के आना पड़ेगा।
तो अगर हम सोडियम फ्लोराइड के बारे में बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaF, मॉलिक्यूलर वेट होता है 41.99 ग्राम पर मोल। अब इसको बना कैसे सकते हैं, तो एक तरीका देखो, ये वहाँ पे छूट गया था तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको समझ लेना। एक तरीका क्या है कि हम लेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड 2HF और इसके हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ में। अब वही जो हर बार बताता हूँ, जो स्टार्टिंग का है वो लास्ट वाले के साथ जोड़ दो और ये इधर जोड़ दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे F2 है, यहाँ पे Na2 है, तो हमारा बन जाएगा 2NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। बाकी देखो अब यहाँ से ये बन गया, अब इसके बाद क्या बचे, H और CO2 बचा, तो 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ से ऑक्सीजन लेके H2O बन गया और यहाँ CO2 बाहर निकल गया, तो ये हमारा निकल जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक और तरीका है हम सोडियम फ्लोराइड को कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम डबल डीकम्पोजिशन करा देते हैं कैल्शियम फ्लोराइड की, किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ये ले लिया कैल्शियम फ्लोराइड। अब यही है स्टार्टिंग है, यहाँ से CaCO3 बाहर निकल गया और Na2 यहाँ F2 है, तो ये 2NaF हमारा बाहर, यानी कि ये हमारा बन जाएगा सोडियम फ्लोराइड बनके तैयार हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये कलरलेस है, व्हाइट पाउडर है, ऑर्डरलेस सॉलिड विद 993 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत हाई हो गया। अब ये हमारा पानी में सॉल्युबल होता है और एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये ओरल हाइजीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मतलब डेंटल केयर कोई भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो हमारा क्या करता है, जो टीथ का इनेमल है उसको ये मेक कर देता है कि वो हमारा एसिड के रेजिस्टेंस हो जाता है, जो हमने पढ़ा था अभी, फ्लोर एपेटाइट बना देगा। इसके बाद हमारे ये प्रमोट करता है रीमिनरलाइजेशन को और ये हमारे माइक्रोबियल एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, इस तरह ये काम करता है। अब यहाँ पे हमारे आते हैं डेंटिफ्राइसिस। अब वैसे तो मैंने बोला कि ये लगभग सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माइनर क्या है कि देखो डेंटिफ्राइसिस क्या है ना, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एंटीकैरिज एजेंट, यानी कि एंटीकैरिज एजेंट के अंदर हमारा डेंटिफ्राइसिस आ जाता है। यानी कि वो समझो कि जितने भी डेंटिफ्राइसिस है वो सारे एंटीकैरिज मतलब एजेंट होंगे, लेकिन सारे एंटीकैरिज एजेंट हमारे डेंटिफ्राइसिस नहीं होंगे, क्योंकि डेंटिफ्राइसिस एक तरह से सब पार्ट हो गया हमारे एंटीकैरिज एजेंट का। तो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एंटीकैरिज एजेंट, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द रीचेबल सरफेस ऑफ द टीथ विद अ टूथब्रश या फिंगर। अब देखो डेंटिफ्राइसिस एक्चुअल में हमारे वो सब्सटेंस है जिनको हम सुबह सुबह यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए, टूथपेस्ट हो गया, टूथ पाउडर हो गया, तो वो ऐसे सब्सटेंस है डेंटिफ्राइसिस जो हम ऊपर से अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके हम ऊपर से सारा क्लीन करेंगे। ठीक है, जैसे फ्लोराइड इसके अंदर मेनली नहीं, क्योंकि यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह हमारा आएगा, अंदर हो सकता है। तो अ डेंटिफ्राइसिस इज यूज्ड टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, ये हमारा बेसिकली ओरल हाइजीन में इस्तेमाल करेंगे। अब ये फाइनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियों में इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल क्लीनिंग के लिए, ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे जो डेंटल प्लेग हो गया या फूड डेब्रिस हो गया, यानी कि जो बचा हुआ फूड का पार्ट हो गया, या अगर किसी डेंटल कोई प्लेग बनेगा, कहीं कोई गंदगी जम गई नीचे, कभी कभी किसी काले या वैसे दांत बन जाते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो ये हमारा CaCO3, इसका मोलिकुलर वेट होता है 100.09 ग्राम पर मोल। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और यह प्रेसिपिटेट चौक एक तरह से फॉर्म होती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या कहता है, ये हमारा एक तो जैसे जो माइनिंग वगैरह होती है ना, वहाँ से निकल के हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो चलो नेचुरल तरीका हो गया। इसके अलावा इसको कैसे बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, जो हमारा CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम पानी के साथ में, और जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टॉइस, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसकी फर्दर हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या हम बोल सकते हैं कि इसमें हम अब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं। तो जैसे ही यहाँ CO2 जाएगा, अब देखो क्या होगा, ये Ca हमारा हो गया यहाँ पे, अब ये CO2 है, तो यहाँ से हमारा एक OH इधर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, HO, ये हमारे दो हैं। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, OH ये हमारे 2 बार है, तो यहाँ से क्या होगा, C हमारा हो गया, ये CO2 हो गया, यहाँ से एक O मिल गया, हमारा क्या हो जाएगा, CO3, यानी कि Ca, ये C हो गया, अब ये CO3 हमारे यहाँ बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या बचा, H2O सिंपल बचा, तो H2 हमारे यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है, यानी कि हम यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ में, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके फर्दर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेंगे, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और पानी हमारा बाहर निकल जाता है। इस तरह ये बनके तैयार होता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये व्हाइट फाइन पाउडर होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 825 डिग्री सेल्सियस होगा। ये ऑर्डरलेस है, हमारा टेस्टलेस है, इसको हम इसमें से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर सकते हैं अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा बन गया। अब इसमें अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो देखो क्या होगा, Ca, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे सॉरी Cl है, ये 2 बार है, तो CaCl2 बन गया। फिर यहाँ से H2O हमारा एक पानी बन गया, और बचा हुआ यहाँ से जो CO था, एक वो इधर चला गया, तो हमारा CO2 बन गया। तो CO2 हमारा ये रिलीज कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें, इट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर। मोस्टली टूथपेस्ट और टूथ पाउडर में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है, जो एज अ डेंटल क्लीनिंग और
और पॉलिशिंग एजेंट यानी कि ऊपर दांत को चमकाने में भी काम करता है। आल्सो हम क्या कर सकते हैं, इन एक्सपेंसिव डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट, यानी कि अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट लेगो तो काफ़ी महंगे आते हैं, तो ये एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह भी काम करेगा। इसके अलावा एज अ एंटासिड की तरह भी हम इसको काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा इसके बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर देखा जाए हमने अपनी पूरी यूनिट सेकंड को कवर कर लिया। थोड़ी लेंदी वीडियो थी, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो पूरा अगर आपने देख लिया, यूनिट सेकंड आपकी क्लियर है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको रिवाइज मारो, इसकी पीडीएफ देखो, आप ऐप के अंदर जाके रिवाइज मारो और एग्जाम जाके दे सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।